लगभग कितने ऑपरेशन आपने हिंदुस्तान से लेके विदेश की धरती तक पे किया होगा? 38,000 क्रॉस कर चुके थे, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ है। कैंसर ये बीमारी है ही नहीं, अच्छा, ये बीमारी नहीं है? ये बीमारी नहीं है। अच्छा, ये क्या सही है कि आज हिंदुस्तान कैंसर के एटम बम पे बैठा हुआ है? अस्पताल प्राइवेट बढ़ रहे हैं, आपके सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन बीमारियों पे काबू नहीं है। जिस देश में अस्पताल और पुलिस चौकी बढ़ने लगे वो देश विफल है। हम बीमार के बाजार में हैं और बीमारियां बाजार में बेची जा रही है। हम रोज बीमारी खरीद के घर ला रहे हैं। जब आपके पास कोई कैंसर का मरीज आता है, जो उसकी मनोदशा होती है, उसके साथ साथ उस परिवार की क्या मनोदशा होती है? पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। मतलब ये जो लोग मान लेते हैं कि कैंसर हुआ और जिंदगी गई, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर अर्ली बीमारी का पता चलता है तो कैंसर आम बीमारी की तरह ठीक होने वाली बीमारी है। सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वो वैज्ञानिक सोच गई कहाँ? गौमूत्र से इलाज कर दे रहे हैं। विज्ञान तो विज्ञान के आधार पर चलेगा, ये उसको प्रत्यक्ष चाहिए, प्रमाण चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा विज्ञान नहीं होगा। थोड़ा सा इसको बताएं कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल इस कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। शुद्ध भारतीय भोजन खाएं। ओके। 85% कैंसर आपके वातावरण, आपके रहने सहने, जीवन शैली के कारण हो रहा है। जितने प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, ये कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, हार्ट डिजीज का कारण है। कौन फार्मा इंडस्ट्री और कौन फूड इंडस्ट्री चाहेगा कि आप बीमार ना हो? वो यही समझाना चाह रही है कि दवा की बात करो, इलाज की बात करो, उसकी रोकने की बात मत करो। जब आप कैंसर के मेडिसिन के खिलाफ मुहिम आप चलाए थे, आपको डर नहीं लगता? सच्चे को थोड़ा डराना मुश्किल होता है। अरे, जिनके पास बहुत पैसा हो जाता है डॉक्टरों के पास या बाकी सारी चीजें, वो जिंदगी जी पाते हैं क्या? बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है। उसको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा, शुगर की समस्या, अनेक समस्या हो जाती है। अच्छा सर, क्या लगता है कितने तरह के कैंसर होते हैं? बाल की जड़, नाखून, हर जगह कैंसर हो सकता है। आरक्षण मेडिकल में नहीं होना चाहिए। एक लाइन में बता रहा हूँ, डीआरडीओ में आरक्षण क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ जैसे चलाना है चलाओ, जितना बेड़ा गर्क करना है करो, मेडिकल साइंस को छोड़ दो। अभी हाल फिलहाल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। एक कैंसर के सबसे सीनियर डॉक्टर, जो हिंदुस्तान में अक्सर अगर आप सर्च करेंगे तो जैसे ही गूगल में डालेंगे, आप नाम कैंसर के बारे में सर्च करेंगे तो वो बड़े ऊपर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश में स्कूल और कॉलेज से ज़्यादा हॉस्पिटल खुलने लगे तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह है। ये बात मुझे लग गई। मुझे लगा कि इस मैटर पे तो बात करना चाहिए। और जब मैं उनसे बात करना शुरू किया तो उन्होंने ये कहा कि आज हिंदुस्तान कैंसर के एटम बम पे बैठा हुआ है, जो कभी भी फट सकता है। जो मरीज कभी एक दो हमारे पास आते थे, आज उनके घरों से मरीज आने लगे। तो ऐसा नहीं कि हम मशहूर हो गए, बल्कि मरीजों की संख्या बढ़ गई। आज आप देखेंगे कि कैंसर के नाम पे लोग ना सिर्फ डरते हैं, बल्कि अपना घर द्वार बेच देते हैं, व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं और वो हार जाते हैं। जिसके घर में कैंसर से पीड़ित एक मरीज जाता है, उसका पूरा घर खत्म हो जाता है। सिर्फ उस आदमी की वजह से नहीं, बल्कि उसके पीछे कई चीज़ें बड़ी जिम्मेदार बन जाती हैं। आज इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कैंसर के सर्जन डॉक्टर अंशुमान जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ये समय देने के लिए। धन्यवाद। और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप सीधे ओटी से यहाँ आ रहे हैं। क्या ये सही है? जी देखिए, ऐसा है, शेर जंगल में रहेगा, सर्जन ओटी में रहेगा, मास्टर स्कूल में रहेगा, और आप लोग पत्रकार यहाँ पे स्टूडियो में रहेंगे। ये आपकी जो अदा ना, ये दिल जीत लेती है। तो बस ऊटी से आ गए, आपने बुलाया। अच्छा, ये क्या सही है कि आज हिंदुस्तान कैंसर के एटम बम पे बैठा हुआ है? बिल्कुल, आपने शुरुआत जहाँ से की कि जिस देश में अस्पताल और पुलिस चौकी बढ़ने लगे वो देश विफल है। मतलब स्वास्थ्य के नाम पे स्वास्थ्य है नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। हत्याएं, बलात्कार, अपराध होंगे, नए कानून बनेंगे, लेकिन कानून का उल्लंघन होता रहेगा, पुलिस चौकियाँ बढ़ती रहेगी। सिमिलरली अस्पताल प्राइवेट बढ़ रहे हैं, आपके सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन बीमारियों पे काबू नहीं है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग है? आप लिखते हैं परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या परिवार कल्याण मंत्रालय है? वहाँ पे बीमारियों के इलाज की बात होती है, वहाँ चर्चा होती है, बीमारी के लिए अस्पताल बनाओ। वेलनेस की बात होती नहीं है, तो उसका मंत्रालय का नाम कर देना चाहिए बीमार मंत्रालय। हॉस्पिटल को कहते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ कहाँ है वहाँ पे? कैंसर हॉस्पिटल, ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल, तो उसका नाम कर देना चाहिए सिक केयर। बीमारी का केयर करने वाला अस्पताल है। जो इंश्योरेंस लेते हैं आप, हेल्थ इंश्योरेंस, वो वेलनेस को कहाँ कवर करता है? आप बीमार होंगे तो इलाज करा देगा। आप स्वस्थ हैं और बीमार ना हो, इसके लिए कौन सा इंश्योरेंस कवर करता है? कोई भी नहीं। तो उसका नाम कर देना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस की जगह सिक इंश्योरेंस, बीमारियों का इंश्योरेंस है।
अब समझ रहे होंगे स्वास्थ्य है क्या, लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये स्वास्थ्य क्या है। नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हमारा मॉडर्न साइंस मानता है। अब लोग जोड़ रहे हैं उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग। हमारे आयुर्वेद में इसकी चर्चा है और इस पे भी बड़ा डिबेट आ जाता है कि आप तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं लेकिन आप आयुर्वेद की बात कहते हैं। मैं यही पूछने वाला था। हाँ, मुझे मालूम था आप पूछेंगे तो इसलिए मैं इसका जवाब देता ही चल लूँ। भारत का हर चिकित्सक सुश्रुत चरक धन्वंतरी का संतान है, न कि हिप्पोक्रेट का संतान है। हमारे इलाज करने की विधा मॉडर्न साइंस हो सकती है, आयुर्वेद का जो वैद्य है उसका इलाज करने का तरीका आयुर्वेद से हो सकता है, लेकिन हम संतान सुश्रुत चरक और धन्वंतरी के ही रहेंगे। तो आयुर्वेद की पूजा हम करेंगे ही, हमारा वेद वही है, हमारा साइंस वही है। एक मजेदार बात बताऊं, अगर आपकी जगह ये बात कोई और बोल रहा होता ना, कोई दूसरा डॉक्टर जो हल्का होता, तो ये विवाद का विषय बन जाता और तमाम लोग उंगली उठाते। लेकिन आप बोल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कैंसर के मामले में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए बोलने से पहले लोग सोचेंगे। देखिए, इसमें बेवकूफ़ी है। पहले किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, इन डेप्थ नॉलेज रखिए, अपने साइंस का, दूसरे साइंस का, जो जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि 100% परफेक्ट कुछ नहीं होगा। अगर 100% परफेक्ट होगा तो हम सुपर पावर हो जाएंगे, तो उससे ले लीजिए। अब इसी से उदाहरण आप समझ लीजिए, मैंने बताया नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। ये मॉडर्न साइंस हमारा कहता है। आयुर्वेद 10,000 साल पहले सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, सम दोषः सम अग्निशः सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ किसको कहेंगे? धातु, मल, क्रिया सब सम अवस्था में हो। कोविड के टाइम में आपने सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। हाँ। बहुत गलत चीज़ है। न इम्यूनिटी आपकी बढ़ी होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, दोनों बीमारी का कारण है, बराबर होना चाहिए। होम्योस्टैसिस जिसको मॉडर्न साइंस कहता है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है उसको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। कितने हमारे बीच स्वस्थ हैं देख लीजिए। हम बीमार के बाजार में हैं और बीमारियां बाजार में बेची जा रही है, हम रोज बीमारी खरीद के घर ला रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस चर्चा को शुरू में ही ऐसी जगह ला दिया कि बहुत ज़रूरी ये समझना कि जब आपके पास कोई कैंसर का मरीज आता है, जो उसकी मनोदशा होती है, उसके साथ साथ उस परिवार की क्या मनोदशा होती है, किस तरह से वो लोग मतलब उस स्ट्रगल में उनके साथ शामिल होते हैं। देखिए, कैंसर को लोग सिंपल एक फिजिकल डिजीज मतलब शरीर की बीमारी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। कैंसर इज़ अ स्पिरिचुअल डिजीज, सबसे पहले मानिए। ये बात मैंने कही थी, एक ओशो के बहुत करीबी उनके सन्यासिन थी, मेरे पास जब आई थी तो उनसे जब मैंने कहा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि आपने ये बात क्यों कही। ओशो ने ये बात कही थी एक स्वीडन के सन्यासी को, उन्होंने पर्सनल चर्चा मुझे बताई। मैं इसलिए कहता हूँ कैंसर इज स्पिरिचुअल डिजीज। द मोमेंट कैंसर का डिटेक्शन होता है, शरीर पे तो होगा, मन पे, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, हर मनोदशा को टच करता है। वो एक ऐसा समय होता है इंसान टूट जाता है। और जिस तरह से एक उदाहरण के तौर पे समझिए शमशान वैराग्य, उस तरह के मनोदशा से गुजर रहा होता है कि हमने क्या गलत किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, आगे क्या होगा, आगे आने वाला समय क्या होगा, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, इस तरह की सारी चीज़ें। आम बीमारी से कैंसर की बीमारी अलग है, डॉक्टर के लिए भी, मरीज के लिए भी। इसीलिए कैंसर की बात जब आपने कही कि क्या होता होगा, पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। जिंदगी और मौत के बीच में उसको एक ही सहारा दिखता है, जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, कहता है कि यही है जो बीच में खड़ा है, ये रोक लेगा या जाने देगा। मैं आपके क्लिनिक गया था, वहाँ पे देखा कि लोगों ने दिल के उद्गार लिखे हुए हैं। मेरे पास वो लाइनें नहीं हैं, मैंने उस दिन ये सोचा था कि जब मैं आपके साथ शो करूँगा तो उन लाइनों को कोट करूँगा। वो जो उद्गार लिख के गए हैं या जिनकी ज़िंदगी बच गई, अमूमन लोग ये मानते हैं कि कैंसर हो गया और समाज भी इस तरह से बना दिया कि अब तो मरना ही मरना है। लेकिन 3-4 उद्गार मैंने देखे लिखे बहुत से, उन लोगों ने ये कहा है कि ये ज़िंदगी अब हमारी डॉक्टर अंशुमान जी की है, क्योंकि हम तो ये मान चुके थे कि हम गए। वो क्या मनोदशा थी जब आपके पास आए थे और जब वो बच गए? देखिए, ये तो इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। उसका कारण ये है कि विज्ञान के आधार पे इलाज होता है और विज्ञान और सच्चाई के साथ अगर इलाज किया जाए तो मैक्सिमम कैंसर के मरीज ठीक होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, मतलब ये जो लोग मान लेते हैं कि कैंसर हुआ और ज़िंदगी गई, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कैंसर बिल्कुल क्यूरेबल डिजीज है। इसीलिए बार बार
पहली कोशिश तो मैं हर समय कहता हूँ कैंसर को रोको, प्रिवेंशन कैंसर। दूसरा अर्ली डायग्नोसिस, अगर अर्ली बीमारी का पता चलता है तो कैंसर आम बीमारी की तरह ठीक होने वाली बीमारी है। प्रॉब्लम तब होती है अगर डिले डायग्नोसिस हो, उसमें कुछ मरीज की गलती, कुछ डॉक्टर की गलती, और कुछ हिंदुस्तान में बाबा थेरेपी, अलग अलग किस्म के बाबा पनप गए हिंदुस्तान में जो हर तरह के इलाज कर रहे हैं, फूंक मार के, झाड़ करके, गौमूत्र से, गोबर से। मतलब हमारा साइंटिफिक टेम्पर कहाँ गया जो संविधान का आर्टिकल 51A सेक्शन H में है कि सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वो वैज्ञानिक सोच गई कहाँ? गौमूत्र से इलाज कर दे रहे हैं, फूंक मार के इलाज कर दे रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं। लेकिन आप कहिएगा क्या बात इतनी छोटी? बात इतनी छोटी नहीं, बात बहुत गहरी है। बात गहरी ये है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया साइंटिफिक टेम्पर रखने लगेगा तो कहेगा भाई बीमारी हो गई, इलाज की जगह बताओ, किस सरकारी अस्पताल में जगह उपलब्ध है। तो सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं उनको सरकारी व्यवस्था दुरुस्त करके इलाज को मुहैया कराना पड़ेगा, और बड़े सेंटर से लेकर छोटे सेंटर तक ये आप करा नहीं पा रहे हैं तो आप बाबा थेरेपी को प्रमोट होने दे रहे हैं। जबकि हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट बना हुआ है जिसको कहता है कि इस तरह की थेरेपी कोई करता है तो उसको गैरकानूनी है, पकड़ो उसको। लेकिन ये क्यों नहीं किया जाता है? फिर पब्लिक डिमांड करेगी, आपको अस्पताल दुरुस्त करना पड़ेगा और आप पे प्रेशर बनेगा। अच्छा, कभी आपने आजकल इस पे ध्यान दिया कि मार्केट में तमाम तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और भी अलग अलग विधाओं, कुछ NLP ट्रेनर, कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों ने जो आप कह रहे थे अभी कि ये कैंसर की बीमारी फिजिकल से ज़्यादा मेंटल है, तो क्या माने कि वो सही दिशा में काम कर रहे हैं या एक बड़ी समस्या मार्केट में उसमें सब लोग अपना लाभ ले सकते हैं और वो लाभ लेने के लिए काम कर रहे हैं? उसको तो आप ऐसे समझिए, जो एक जुमला चला था बीच में, आपदा में अवसर। कैंसर एक महामारी की तरह फैल रही है बीमारी, उसमें बहती गंगा में कई लोग हाथ धो रहे हैं। हाँ, ये फैक्ट है। कैंसर होने के बाद मनोदशा खराब होती, ये भी सच है। खराब मनोदशा वालों को कैंसर होने की संभावना बढ़ती, ये भी ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि आप NLP करके या कोई भी मोटिवेशनल ये करके किसी को कैंसर हो तो उसको कह देंगे शराब पीते रहो, सिगरेट पीते रहो, वातावरण प्रदूषित रहे, हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, खाना प्रदूषित, नाइट लाइफ, एडल्ट्रेटेड फूड, फास्ट फूड करते रहो और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं तुम्हें कैंसर नहीं होने दूंगा। ऐसा हुआ है कभी? ऐसी विलक्षण प्रतिभा कहीं पैदा हुई है? विज्ञान तो विज्ञान के आधार पर चलेगा, ये उसको प्रत्यक्ष चाहिए, प्रमाण चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा विज्ञान नहीं होता। उन लोगों का तर्क होता है कि आपके बॉडी के अंदर कैंसर की सेल ऑलरेडी हैं जो बनती हैं और मरती हैं, और वो आपकी सोच की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? हर इंसान में हर दिन कैंसर का सेल बनता है, लेकिन बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा कवच इतना बड़ा है कि कोई भी फॉरेन एलिमेंट, एबनॉर्मल सेल, इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ हमारे शरीर पे अटैक करे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके। जिस दिन आपका इम्यून सिस्टम आपका साथ देना छोड़ दे, कैसे साथ देना छोड़ दे? आपने अत्याचार अपने शरीर के साथ, मन के साथ बहुत कर दें, आप खाना गड़बड़ खाएं, नींद पूरी ना हो, मोटापा होने लगे, व्यसन के शिकार होने लगे, इस तरह की चीज़ों को जब करेंगे इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होगा और कैंसर सेल उसको चकमा दे देगा। जैसे अपने कोविड में देखा तो ओमिक्रॉन वायरस आया था जिसको कहते तो स्टिल्थ ओमिक्रॉन, मतलब चकमा देने वाला वायरस। ये इम्यूनिटी होने के बावजूद भी चकमा दे रहा था। कैंसर सेल चकमा दे देगा और ये बीमारी पनपने लगेगी, कैंसर का रूप ले लेगी। अदरवाइज आपका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अगर आप नेचुरल लिविंग में बिलीव करते हैं, प्राकृतिक तरीके से रहें, तो आपको कैंसर क्या, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, मोटापा, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आपने जितनी बीमारियों का नाम लिया, मुझे लगता है एक बड़ी मज़ेदार बात आपने बोली कि अगर आपने अपने शरीर को प्रताड़ित किया तो वो आपका साथ देना शुरू कर देगा। बिल्कुल। और वो प्रताड़ित करने का मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल, आपके जंक फूड्स हो सकते हैं, आपकी शराब, आपकी सिगरेट और आपकी इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ। बिल्कुल। थोड़ा सा इसको बताएं कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल इस कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। एक प्राकृतिक नेचुरल लिविंग क्या है, एक इमेजिन कीजिए, फिर मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा कि कैसे आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। नेचुरल लिविंग का मतलब ये है कि सूर्योदय के आसपास जग जाएं, सूर्यास्त के जितने करीब आप सो जाएं। इसी के बीच खाना खाते थे। होमो सेपियंस जो आज स्पीसीज इंसान की जिंदा है, भले आप कह दें कि आप इस राज्य के हैं, इस देश के हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, विदेशी हैं, देसी हैं तो होमो सेपियंस अभी जितने लोग हैं 8.5 अरब आबादी धरती की है, उसमें मैक्सिमम होमो सेपियंस हैं। हमारे पूर्वज हंटेरियन होते थे, शिकार करते थे। पुरुष शिकार के लिए जंगल जाते थे, महिलाएं नेस्ट प्रोटेक्टर, घोंसले को संभालने वाले, मतलब घर को संभालती थी। उसके बाद हम आए एग्रीगेरियन सोसाइटी में, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हुई, हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम लोग एग्रीकल्चर करने लगे, तो खाना
तैयार करते थे, स्टोर भी करने लगे। अब धीरे धीरे हम जिस सोसाइटी में अर्बनाइजेशन में आए हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ, हमने नेचर के सारी थ्योरी, सारी फिलॉसफी को चैलेंज कर दिया। पूरी रात जगेंगे, जिसके कारण सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हुआ। सर्कैडियन रिदम दिमाग में एक ग्लैंड है जिसमें बायोलॉजिकल क्लॉक है। अच्छा। ये सूरज की रोशनी के साथ एक्टिवेट होता है, जगाता है आपको, लेकिन क्योंकि आप सो नहीं पाए तो आप देर तक सोते हैं। सूरज की रोशनी निकलने के जितने देर तक आप सोएंगे, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, कैंसर की संभावना बढ़ेगी। अच्छा। इस पे बहुत बड़ी स्टडी हुई यूनाइटेड किंगडम में, नर्सेज स्टडी। उसमें देखा गया, पहले नर्सेज को रिक्रूट किया गया, बाद में और भी महिलाओं को किया गया। जो महिलाएं नाइट शिफ्ट करती थी, रात में काम करती थी, दिन में सोती थी, उनमें स्तन के कैंसर की संभावना बढ़ गई। ये डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है। पुरुषों में भी देखा गया बाद में। इनके लाइफस्टाइल में और गड़बड़ी क्या होती है, निशाचर, रात में चलने वाला, तो आम तौर पे ये निशाचर नरभक्षी होते हैं, तो मांसाहारी होंगे। अब ऐसा नहीं कि नॉनवेज खाना बेकार है, नॉनवेज कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसकी भी एक ये है। उसमें व्यसन आ जाएगा, शराब, सिगरेट, नाइट लाइफ, मोटापा आने लगेगा। मोटापा, ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया जिसमें भुलक्कड़ होने की समस्या, कैंसर, ये बीमारी है ही नहीं। अच्छा, ये बीमारी नहीं है? ये बीमारी नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो सेल के अंदर बदलाव हुआ वो गड़बड़ हुआ, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर हेल्थ। मॉलिक्यूलर हेल्थ गड़बड़ हुआ, उसका प्रारूप एक निकल के आया, जब आपको दिखा उसका नाम हमने कैंसर दे दिया। अब कहिएगा वो मॉलिक्यूलर हेल्थ क्या है? उदाहरण के तौर पे जो साइंस के समझ लेंगे, अदरवाइज ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है। इस तरह की प्रक्रिया, 8 प्रक्रिया है सेल के अंदर। ये गड़बड़ होगा तब तक आपकी ब्लड रिपोर्ट भी गड़बड़ नहीं होगी, एक्सरे सीटी स्कैन गड़बड़ नहीं होगा। ये गड़बड़ होने के लिए चाहिए 10 टू पावर 9, मतलब 10 पे 9 0 जब लगेगा, इतने सेल जब होंगे तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर दिखेगा, जिसको हम कैंसर कहते हैं। अच्छा। इमेजिन कीजिए, तो कितने पहले आपके मॉलिक्यूल में एक सेल के अंदर बदलाव चालू हुआ, वो 10 टू पावर 9 सेल बना, इम्यून सिस्टम को चकमा दिया। आपने इतना अत्याचार किया कि बॉडी को मौका नहीं दिया कि रिकवर कर पाओ, अदरवाइज बॉडी रिकवर करके उसको खत्म कर ली होती। एक मज़ेदार बात मैं कहूँगा, आपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तमाम ऑपरेशन किए हैं, तमाम लोगों को ठीक किया आपने, और बहुत से लोग मतलब गए भी दुनिया से, जो आपके पास बहुत लेट आए, यार लगा कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे वो आए हैं। उसके बाद भी, इतने बड़े कैंसर के डॉक्टर होने के बाद भी, आपने 5 ऐसे बीमारियों का नाम लिया है जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है, और इन 5 बीमारियों के नाम पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, इंश्योरेंस से पैसा लिया जाता है, हॉस्पिटल्स पैसा लेते हैं, और आप ये बात कर रहे हैं कि ये 5 बीमारी नहीं है। बिल्कुल। आप अब इसको देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना, तो ये जो दर्शक हैं हमारे, वो ये समझ पाएंगे कैसे वो खुद अपने लिए बीमारी पैदा कर रहे हैं। अब देखिए, ये बीमारी जो है, जिन बीमारियों का नाम मैंने लिया और मैंने कहा ये बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल बीमारी कुछ और है, जिसका ये मैनिफेस्टेशन है। यही मैं कह रहा था। हाँ। अब इसको बीमारी का नाम क्यों दिया गया? आईसीडी कोडिंग होती है हमारे मेडिकल में, मतलब बीमारी का, हर बीमारी का एक कोड दिया जाता है। ठीक है। उसके पीछे बहुत बड़ी फार्मा लॉबी और बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। फार्मा लॉबी दवा जिस बीमारी के लिए बना रही है, उस बीमारी की तो चर्चा होगी। अब ग्लाइकेशन कम करने की दवा नहीं है, मिथाइलेशन कम करने की दवा नहीं है, ऑक्सीडेशन कम करने की दवा नहीं है, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी कम करने की दवा नहीं है। क्या है ये? जो एक्चुअल बीमारी जिसकी बात अभी मैंने कही, डिजीजेज आर नॉट ड्रगेबल, फूडेबल। ये आपके खाने से ये ठीक रह सकती है चीज़ें, और आपको बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो कौन फार्मा इंडस्ट्री और कौन फूड इंडस्ट्री चाहेगा कि आप बीमार ना हो? सही बात है, क्योंकि वो तो चाहेंगे बीमार हो, और सरकार और सिस्टम भी इन्हीं के थ्रू चल रही है। सरकार और सिस्टम क्यों चाहेंगे? अब देखिए नेक्सस से समझिए किस तरह से मकड़जाल बुना गया। फार्मा लॉबी, बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, ये शिकार बनाने को तैयार हैं। फूड इंडस्ट्री, जितने प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, ये कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, हार्ट डिजीज का कारण है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फूड लाया जाता है? मैं समझाऊंगा क्या है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। पैक्ड करके आपके मार्केट में उतारा जाता है, ये बीमारी का कारण बना। तो फूड इंडस्ट्री ने पहले उससे मुनाफा कमाया, उसके बाद बीमार हुए, बीमार होकर अस्पताल गए, वहाँ पे दवाइयाँ बिकी, अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल का बिल बना। सरकार में बैठे लोग
कुछ तो अज्ञानता है और कुछ जानबूझ के कर रहे हैं कि अगर इसको रोक देंगे तो उनकी फंडिंग कहाँ से आएगी। पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है, पब्लिक समझ रही है कि सरकार तो हमारे लिए कितना अच्छा चाह रही है, तो वेलनेस प्रोग्राम चालू करो ना। अगर सरकार अच्छा चाह रही है तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने का तरीका बताओ, उसके सेंटर्स ज़्यादा खोलो, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम हो जिसमें बीमार ना हो, और बीमार हों तो उस स्टेज से रिवर्स कर दें ताकि ज़िंदगी उनको दवा ना खानी पड़े। उदाहरण के तौर पे बीपी की दवा ताकि ज़िंदगी क्यों खानी चाहिए? डोज क्यों बढ़ती जा रही है? बीपी का जो हाइपरटेंशन का इलाज कर उनसे डॉक्टर से जब पूछा जाए कि अच्छा आपने फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन 20 मिलीग्राम की चालू कर दी, ये 20 मिलीग्राम पे मेरा बीपी ठीक रहेगा? नहीं, आगे तो बढ़ जाएगा, 40 करेंगे, 80 करेंगे, अच्छा उसके बाद मेरा हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? नहीं, वो तो आ सकता है, हार्ट अटैक भी होगा, स्ट्रोक भी होगा, किडनी भी फेल होगा। तो भैया इलाज किस चीज़ का किया आप? हमने इलाज का, हमने तो बीमार किया। आपने मशीन का इलाज किया कि मशीन में रीडिंग ठीक आने लगी। बिल्कुल सही बात है, इंसान का नहीं, इंसान का इलाज नहीं किया। अगर इंसान का इलाज कर दिए होते तो दवा बंद हो जाती और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता, दवा बंद हो जाती, शुगर कंट्रोल में रहता। आप इतने बेबाकी से बोलते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। जब मैं जी न्यूज़ में हुआ करता था तो भी हमने कई प्रोग्राम ऐसे देखे थे जब आप कैंसर की मेडिसिन के खिलाफ मुहिम आप चलाए थे। आपको डर नहीं लगता? धमकाते नहीं है लोग? सच्चे को थोड़ा डराना मुश्किल होता है। मैं भी अगर कहीं कुछ कर रहा होता तो मैं भी डरा होता। मैं बात वही कहता हूँ जो सच्चाई है, और इस पे मैंने लिखा था, उसकी पंक्तियाँ सुने आप, आपको समझ में आ जाएगी। सच्चाई इतनी थी, कितनी छोटी सी बात करूँ, सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया। लग गई सबको। सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया, दर्दे हकीकत बस बयां कर गया। क्या बात है। सच की धार इतनी पैनी थी कि जख्म खंजर भी कुछ भर सा गया। क्या बात है, क्या बात है। बस इतनी छोटी सी सच कही थी और तो कुछ कहा नहीं था। अच्छा, जब आप इस तरह की बात करते हैं, लोग आपको देखते भी हैं, आपकी लिखी हुई चीज़ों को लोग पढ़ते भी हैं, तो जब हिंदुस्तान के बड़े डॉक्टरों के बीच बैठते हैं और इंटरनेशनल भी आप बैठते हैं, तो लोग आपसे कहते हैं कि आप इस तरह से क्यों बोलते हैं, धंधा बंद हो जाएगा? देखिए, धंधेबाज लोग बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मालूम तो उनको भी है कि वो गलत कर रहे हैं, तो बोल नहीं सकते हैं। बोलेंगे तो मेरा अगला रिएक्शन, अगली प्रतिक्रिया यही होगी कि अच्छा तुम भी कर रहे हो। तो ऑफिशियली वो अपने को डॉक्यूमेंट नहीं करना चाह रहे हैं मेरे सामने कि वो भी इसमें नेक्सस में पड़े हुए। अदरवाइज बीइंग ए डॉक्टर का क्या काम था, इससे इस दोहे से समझ जाएंगे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन करी होई बेगहि नास। वैद्य को, सचिव को, गुरु को सच के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आप सच बोलेंगे, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, मरीज आपको पैसे देता है, और सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है डॉक्टर, तो उसको भी पैसा पब्लिक से ही जाता है। जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसके रेवेन्यू से उसकी सैलरी आती है, पैसा मिल रहा है आपको। सच बोलने में ये जरूर होगा कि जो हमारा प्रोफेशन था, कई लोग पूछते हैं बाकी लोग गलत कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से क्या दिक्कत है? डॉक्टर से ये दिक्कत है, कोई आपको फोर्स किया था डॉक्टर बनने के लिए? बाई चॉइस बने हैं। तो डॉक्टर का जो काम था, एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था, आप इसी को करिए। इसको करेंगे तो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पैसे के साथ इतनी इज्जत मिल रही हो? बात तो सही है। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है कि आप किसी के गर्दन में चाकू रख दें, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होगा आपके ऊपर। लेकिन डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंसान आपको पैसे दे रहा है कि मेरे गर्दन पे, मेरे पेट पे चाकू चलाओ और मुझे बचा लो। ये ट्रस्ट किसके, कौन से प्रोफेशन में है? पति पत्नी पे, पत्नी पति पे, बाल बच्चा अपने माँ बाप पे इतना ट्रस्ट नहीं करेगा जितना आपके डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट किया गया और पैसा भी दिया गया। इस प्रोफेशन की गरिमा डॉक्टरों को ही रखना पड़ेगा, दूसरे नहीं आएंगे। और इस फील्ड में जो गड़बड़ी आएगी उसका उजागर डॉक्टर को करना पड़ेगा, दूसरे लोग नहीं करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ी है मेडिकल साइंस, हमने ली है शपथ, हमने कहा है मेडिकल साइंस को। कितनी लाइफ है भाई, कितनी लाइफ है। और एक डॉक्टर आके बता दे कि उसको चढ़ने के लिए गाड़ी, रहने के लिए घर, खाने के लिए अनाज या खाना, और बच्चों को पढ़ाने की स्कूल की फीस ना हो, तो बता दे मुझे। एक भी डॉक्टर नहीं है। उसके बाद ये भूख है जो इस तरह की चीजें। एक और बता दें दूसरा, एक आध डॉक्टर बता दे जो अंबानी या अडानी टाइप का बन गया हो बिजनेसमैन, नहीं बना। तो जब तुम इतने रिच नहीं हो सकते हो, इतने गरीब नहीं हो सकते हो, तो जो बाई चॉइस बने हो उसको जी लो यार, अच्छे से जी लो। क्या समस्या है इसमें? अरे जिनके पास बहुत पैसा हो जाता है डॉक्टर के पास या बाकी सारी चीजें, वो जिंदगी जी पाते हैं क्या? बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है। उसको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा और शुगर की समस्या, अनेक समस्या हो जाती है।
अच्छा, क्या यही वजह है कि आपने पूरा का पूरा अपनी लाइफस्टाइल ही नहीं, अपना सब कुछ चेंज कर दिया? आपके हाथ में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, गले में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कोई उस तरह की चीज़, अंगूठी नहीं मिलेगी, कोई बहुत फैशनेबल कपड़ा नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी है जिससे आप चलते हैं, मुझे लगता है वो आपका शौक है, आप दाढ़ी वाड़ी रखने लगे थे, फ्री में ओपीडी भी देते हैं शायद, और कभी उस समय तो आप देते थे, मैंने देखा था। तो अचानक से ये परिवर्तन आपके अपने अंदर क्यों आया? क्या आपको भी ये एहसास हो गया था कि आखिरी सत्य मौत ही है? नहीं, ये तो सबको पता है, लोग सिर्फ आंखें बंद कर लेते हैं। इंसान की प्रवृत्ति हो गई है शुतुरमुर्ग की तरह, हाँ। रेत में अपनी गर्दन घुसा दें और देख लें कि हमारा खतरा चला गया। ऐसा नहीं है, पता तो सबको है। अब इसमें यह है कि सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तो हैप्पीनेस आपकी आ जाएगी। हैप्पीनेस का हिंदी है आनंद। जो लोग हैप्पीनेस जिसको समझ रहे हैं, जैसे शराब, सिगरेट, सेक्स, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, जुआ, नाइट लाइफ, पार्टी, क्लब, मूवी, ये हेडोनिज्म है। हेडोनिज्म का हिंदी है सुखवाद। हेडोनिज्म हर समय मंजिल देगी, मंजिल के बाद डिप्रेशन आएगा, नीचे गिरेंगे, फिर से आप उस मंजिल की तलाश में निकलेंगे। इसमें ब्रेन में सिक्रेट होता है डोपामिन। लेकिन आनंद एक सतत यात्रा है। ये सेरोटोनिन रिलीज करेगा, संतोष की स्थिति में पहुंचाएगा और आप आनंद की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। जिस दिन आपको रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझ में आ जाएगा, और डॉक्टर को निकलना चाहिए। क्यों? मास्लोज एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी थी, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो उसने कहा 5 स्टेप में इंसान की ज़रूरतें होती हैं। बेसिक स्टेप फिजियोलॉजिकल, हमें खाना पीना, हवा पानी मिल जाए। दूसरा सेफ्टी, हम सिक्योर हों, शेर न उठा के ले जाए तो हमारे लिए घर है रहने के लिए। लव बिलोंगिंगनेस मिल जाए, परिवार चाहें, दोस्त लोग चाहें। सेल्फ स्टीम मिल जाए। चौथे स्टेज के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंसान ये रियलाइज कर ले पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, हम क्या करने आए हैं, क्या करेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइज। कौन सा डॉक्टर है जिसको चारों अवस्था नहीं मिली होती है? तो डॉक्टर को तो सेल्फ एक्चुअलाइज हो ही जाना चाहिए, बाय प्रोफेशन हो जाना चाहिए। हम लोग का बाय प्रोडक्ट है कि हमें मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में 5वें स्टेज पे पहुंचा ही दिया जाता है। लेकिन हम झगड़ रहे हैं नीचे वाले स्टेज के लिए, जबकि आप ऊपर उठ चुके हैं। रियलाइज करने की जरूरत है। जब आपके पास आपका, जैसे कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, आध्यात्मिक हैं, मैं कर्मकांडी नहीं कहूँगा, आध्यात्मिक कहूँगा, तो जब आपके पास आपका पेशेंट आता है तो क्या उसके साथ मेंटली और फिजिकली इलाज तो उसका करते ही हैं आप, तो क्या उसका मेंटली इलाज भी करते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं तो मुझे क्या लग रहा है कि आप एक मेंटल, मतलब जो है ये कि उस तरह की थेरेपी भी उनको देते होंगे। देखिए, मैं कुछ जानबूझ के नहीं करता हूँ। जब मैं कैंसर के कोर्स को ज्वाइन किया था, जिसका नाम है MCH, हाँ, काफ़ी कम लोग जानते होंगे, और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, कैंसर सर्जन का मतलब होता है MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। ओके। आज स्वयंभू भी बहुत लोग कैंसर सर्जन बन गए हैं, जो गलत है। ये भी एक चर्चा का विषय होता है। तो जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, लाइब्रेरी में पहले दिन गया तो पहली किताब जो नज़र पड़ी थी मुझे, जिसपे वो किताब थी, उसका किताब का नाम था कैंसर एंड इमोशन। ओके। उसकी पहली लाइन थी, द मोमेंट यू डिक्लेयर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर 50% आर डेड। उसके बाद इलेबरेट करके लिखा कि मतलब फिजिकल मौत नहीं होती है, मानसिक स्तर पे वो मर जाता है। और उसको संभालना जो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है उसका काम है। क्यों? ऑन्कोलॉजिस्ट को पता है उसकी बीमारी, उसका आउटकम, ट्रीटमेंट का मेथड सब पता है। अगर मान लीजिए आपने साइकोलॉजिस्ट को भेजा तो उसको ऑन्कोलॉजी नहीं पता था, तो सिर्फ उसको साइकोथेरेपी दे रहा है। अब मरीज को चाहिए, मुझे इंश्योर करो कि मेरी बीमारी से मेरा क्या होना है। अगर ये इंश्योर कर दे तो ये काम कोई ऑन्कोलॉजिस्ट ही कर सकता है जिसके पास मरीज आता है। तो ये बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास होता है। अभी आप 2 डिग्रियों की बात कर रहे थे, ये दोनों डिग्रियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हैं? एक नॉर्मल जो सर्जन है, जो कैंसर सर्जन अपने आप को लिखता है, और जो डिग्री आप लेकर के आए हैं। देखिए, MBBS हमारा अंडर ग्रेजुएशन है, जो कोई ग्रेजुएट कोर्स होता है, BA, BSc इस तरह से। पोस्ट ग्रेजुएशन MS सर्जरी है। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी की डिग्री होती है MCH, मजिस्ट्री चिरजुरी उसका फुल फॉर्म है, इन ऑन्को सर्जरी। ओके। उसके बाद चलिए मैंने MRCS किया, उसके बाद मैंने MBA कर लिया हेल्थ केयर में, फिर LLB कर लिया, लॉ किया। अच्छा, ये सब आपने कर लिया है? जी। फिर BHU वाराणसी से मैंने योगा में कोर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिटी मैनेजमेंट में किया। ये पढ़ने के क्रम में करता चला गया। लेकिन MCH ऑन्को सर्जरी मिनिमम होना चाहिए। MS सर्जरी करके, या आजकल और एक तमाशा चल रहा है, ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर सर्जरी,
जीआई के कैंसर सर्जन हैं, गायनी के कैंसर सर्जन हैं, ऐसा नहीं होता है। कैंसर सर्जन होता है, ये बंटवारा नहीं होता है कि कैंसर ने डेविटा ऑन्कोलॉजी की किताब नहीं पढ़ी है, वो पूछ के नहीं पहुंचेगा कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, दूसरे विभाग के कैंसर सर्जन अवेलेबल है। कैंसर सर्जन टॉप टू बॉटम सारी सर्जरी करता है एक्सेप्ट ब्रेन ट्यूमर। अच्छा हाँ, अच्छा, ब्रेन ट्यूमर का नहीं करता। ब्रेन ट्यूमर न्यूरोसर्जन का काम होता है। मेरी मतलब जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ गई, कितनी डिग्री है आपके पास अभी? अभी मेरे पास 8 डिग्री हैं। 8 डिग्री है? जी। एक बार फिर से बता दीजिए। MBBS, MS सर्जरी, MCH ऑन्को सर्जरी, उसके बाद MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड AHO एक्रेडिटेशन जो आप देखते हैं, ISO NABH, उसके बाद LLB, उसके बाद CCYP योगा में BHU वाराणसी। तो ये इतनी डिग्रियां क्यों लेते गए आप? अच्छा खासा आप हॉस्पिटल क्लिनिक भी चलाते हैं, हॉस्पिटल में बैठते हैं, इंटरनेशनल टूर भी करते रहते हैं, फिर ये समय कैसे मिलता है और इसको लेने की वजह क्या थी? देखिए, अभी तो मैं और भी डिग्री में इनरोल हूँ, अच्छा। पढ़ रहा हूँ। क्या क्या? उसका कारण ये है कि मैं कभी संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मुझे लगता है जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समय बीत रहा है, मैं उतना ही मानता जा रहा हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। और उस ज्ञान के चक्कर में जब मैं जहाँ भी हाथ डालता हूँ समुद्र दिखता है, वहाँ तो अथाह ज्ञान भरा हुआ है। तो एक ज्ञान की किताब खोलो, दूसरे ज्ञान में अधूरा, फिर उसको जाके पढ़ता हूँ। जब पढ़ लेता हूँ तो लगता है कि फिर डिग्री भी कर लो, फिर इनरोल कर लेता हूँ कहीं भी कोर्स, फिर उसका एग्ज़ाम देता हूँ, फिर डिग्री लेता हूँ। मतलब एक गजब की बात है कि अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको। जब मैं आपसे 2012 में मिला था और अब मैं मिला हूँ आपसे, तो अब आप ज़्यादा जवान लगते हैं। अब आप ज़्यादा जवान लगते हैं, ज़्यादा फिट लगते हैं। इसमें देखिए, मेरा तो कोई कसूर है नहीं, आपकी आंखें जवान हो गई हैं। नहीं तो कुछ ऐसा फॉलो करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में, जैसे अपने खान पान में, या जैसे अपने अपने जीवन में सादगी को अपनाया है, तो क्या इस कुछ और भी चीज़ें ऐसी हैं क्या जिसको फॉलो करने से दूसरों का भी भला हो सके? ये इसका मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं कहता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहूँगा जो मैं खुद नहीं करता हूँ या जिसका साइंटिफिक बेसिस ना हो, वैज्ञानिक आधार नहीं हो, कभी मैं नहीं कहूँगा। इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जो मैं खुद भी करता हूँ और सबको करना चाहिए। याद करने के लिए फॉर्मूला है MMMS, ट्रिपल MS। ओके। पहला M, मील। हम्म। मील मतलब खाना। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ठीक है। क्या खाना है? शुद्ध भारतीय भोजन खाएं। ओके। खास करके मैं उनसे कहता हूँ, जेनेटिक्स एपिजेनेटिक्स 2 चीज़ होती है जो बीमारी का कारण है हमारे शरीर में। मतलब जेनेटिकली हम प्रोन हैं, तो सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। अच्छा। बाकी 85% कैंसर आपके वातावरण, आपके रहने सहने, जीवन शैली के कारण हो रहा है। एपिजेनेटिक्स मतलब जिस वातावरण में आप रहे, बचपन से पैदा हुए, या एंसेस्टर जो जीन लेके आपको दिए, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या चल रहा है। उदाहरण के तौर पे गंगा के तट पे पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश या बिहार, बंगाल, यहाँ के बच्चे पिज़्ज़ा किस लिए खा रहे हैं भाई? चावल दाल खाओ, खिचड़ी खाओ, लिट्टी चोखा खाओ। तुम्हारा एपिजेनेटिक्स अलाउ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पिज़्ज़ा बर्गर तो किसी को नहीं खाना चाहिए, अलाउ ही नहीं कर रहा है। इंडोनेशिया के कीवी क्यों खा रहे हो भाई? अमरूद खाओ, पपीता खाओ। इसमें क्या है, रीजनल खाओ और सीजनल खाओ। जिस क्षेत्र के हो उस क्षेत्र का खाना खाओ, और सीजनल खाओ, सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां खाओ। स्टोरेज वाली चीज़ें, बाहर से प्रोक्योर की हुई चीज़ें ना खाओ, क्योंकि उसमें केमिकल लेके प्रिजर्व किया गया है। कब खाओ? ईटिंग विंडो 6 से 8 घंटे में ही पूरा खाना आपका हो जाना चाहिए। दोनों टाइम का? दोनों टाइम 2 ही खाना खाना, बिल्कुल सही कहा आपने। 3 खाना या इन बिटवीन स्नैक्स 2-2 घंटे पे खाना, डाइटिशियन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है मेडिकल साइंस ढंग से, और डॉक्टर ने न्यूट्रिशन साइंस नहीं पढ़ा है। इसमें खाने का जो टाइम है, ये कोशिश करें 4 बजे हमारा सर्कैडियन रिदम हमें जगाता है, कॉर्टिसोल निकलता है। ओके। उसके 4 से 5 घंटे बाद आप पहला मील ले लें। मतलब 8 से 9 बजे के बीच आप प्रॉपर मील लें। मील में प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए, मतलब साग सब्जी जरूर हो आपके खाने में। ओके। प्रोटीन हो और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो। तो जैसे उदाहरण समझिए इसको, लोग क्या खाते हैं? रोटी सब्जी दाल, या भात दाल सब्जी। मैं इनसे कहता हूँ उल्टा करो। अच्छा। सब्जी दाल भात, सब्जी ज़्यादा, दाल उससे कम, और चावल उससे भी कम। ओके। अब मोटा मोटी कितना खाना है? प्लेट भर के जो चावल खाते हैं ये नहीं, 1 ग्राम राइस, कुक्ड राइस पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ओके। मतलब इंसान 80 किलो का है, 80 ग्राम चावल
वजन कर ले, छोटा सा डिजिटल तराजू आता है, किचन में वजन कर ले। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार होना चाहते हैं तो कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन की मात्रा, दाल, जो नॉनवेज खाते हैं, बेस्ट सोर्स प्रोटीन का आप लेना चाहें तो ओमेगा-3 फैटी एसिड एंड प्रोटीन आपको मिलेगा फिश में, वो भी वाइल्ड फिश। वाइल्ड फिश से मतलब है गंगा की मछली, भागती हुई तैरती हुई मछली, ये रादर देन कि आप फार्म फिश खाएं जो आजकल फार्मिंग हो रही है, फिश फार्मिंग, उसमें ग्लाइकोजन, एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं। दूसरा, एग अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, ट्रिप्टोफैन मिलता है, ट्रिप्टोफैन इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया उसको तैयार करेगा, ब्रेन में जाएगा, सेरोटोनिन, हैप्पीनेस। तो प्रोटीन की मात्रा आपने ले ली। प्लांट क्यों खाना है? गट के अंदर, आपके आंत के अंदर 30 से 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। अच्छा, 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। अब इसको कहा जाता है सेकेंड माइंड। एक माइंड तो हमारा ब्रेन जो काम कर रहा है, इसको कहा जाता है। दूसरा माइंड है जो हमारे पेट में बैक्टीरिया है, ये डिसाइड करता है कि हमारा मूड कैसा होगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, और लोगों को पता नहीं है। और बैक्टीरिया खाना क्या खाता है? फाइबर, जो सब्जियों में मिलेगा। तो अगर सब्जियां आप कम खा रहे हैं तो बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? आपकी आंत को खाएगा, आंत में छेद कर देगा, लीकी गट। आंत एक पाइप जैसी चीज़ है जिसमें गंदगी है, मान लीजिए कि नाला है, इसमें गंदे तत्व पड़े हुए हैं, बैक्टीरिया लीक कर दिया, अब ये गंदा तत्व आपके ब्लड के अंदर जाएगा, लिवर को डैमेज करेगा, पेट पे मोटापा करेगा, ब्रेन को खराब करेगा। तो बैक्टीरिया को खाना दें। आप कुत्ता पालते हैं, गाय पालते हैं, खाना देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन पेट के अंदर इतना बैक्टीरिया पाला हुआ, आपने कभी खाना उसका नहीं दिया। तो प्लांट बेस्ड फूड आपने खाया, प्रोटीन खाया, और कार्ब सबसे कम लेना है। हिंदुस्तान कार्ब एंड मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री है। यहाँ इंसान चावल रोटी ना खाए तो समझता है खाना नहीं खाया, और मिल्क ना, दूध ना पिए बच्चा तो उसको पिटाई हो जाती है। हाँ। अगर मान लीजिए दूध पीना इतना जरूरी था तो 6 महीने के बाद माँ दूध क्यों नहीं देती है? बात तो सही है। प्राकृतिक सवाल है। गाय भी 6-8 महीने में दूध बंद कर देती है, गाय तो अपने बछड़े के लिए दे रही थी। तो दूध इतनी आवश्यकता नहीं है जितना लोग यहाँ मानते हैं। हिंदुस्तान ऑब्सेस्ड कंट्री है, जिसके कारण केमिकल का दूध बहुत ज़्यादा मार्केट में आया, क्योंकि आपने डिमांड ज़्यादा की। पहला हो गया। इसी तरह से रीजनल सीजनल खाते आपने चला। मील, सोने से 5 घंटे पहले आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 3 बजे के बाद आइडियली आप खाना ना खाएं तो बेहतर है, शाम का खाना ना खाएं। शाम को 3 बजे के बाद? 3 बजे के बाद। फिर तो आदमी जगता है रात को 10-11 बजे तक। बिल्कुल, आप जगें, काम करें, हाँ, बिल्कुल करें, लेकिन खाना खाएं। क्यों? आंत खाने को डाइजेस्ट करे। आंत को कम से कम 5 घंटा लगता है खाने को पूरी तरह डाइजेस्ट करके बाहर फेंकने में। ओके। उसके बाद लिवर को कहते हैं मदर ऑफ ऑल ऑर्गन। सारे अंग की माँ लिवर है। वो सारे अंग को सुलाने के बाद खुद सोने जाती है। अब लिवर को चाहिए कम से कम 5 घंटे की नींद। तो आपने जब खाना खाया तो 5 घंटे डाइजेशन और 5 घंटे की नींद, तो 10 घंटे। तो अगला मील आपका 10 से 12 घंटे बाद ही होना चाहिए। ये सुनने के बाद जो है ना, जो लड़के आजकल जिम जाते हैं या जो लोग ये फोकस करते हैं मुझे शरीर बनाना है, खाना खाना है, वो बीमार हो जाएंगे ये सुनने के बाद। बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि आप ऐसे खाना खाएंगे, आप इनफैक्ट स्वस्थ हो जाएंगे। डोले सोले बनाना या जिम कल्चर एक्चुअली ह्यूमन इवोल्यूशन का कल्चर नहीं है। ह्यूमन इवोल्यूशन का कल्चर ये, आप भागते थे तो सारी मांसपेशियां इकट्ठी मजबूत हो रही हैं। बाइसेप्स सिर्फ नहीं बनाते थे। आपने देखा था कभी कि पेड़ को उठा के ऐसा कर रहा हो, हमारे पूर्वज किया हो? कभी नहीं किया। नहीं, वो तो पूरी तरह सुडौल होते थे, इसीलिए फिट होते थे। आज हार्ट अटैक इतना क्यों बढ़ा? एक्सेसिव जिम, एक्सेसिव मैराथन, आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS एक तरह का जलता हुआ केमिकल शरीर में पैदा करता है और हर जगह इन्फ्लेमेशन कराता है। इन्फ्लेमेशन आप मान सकते हैं सूजन एक तरीके के शरीर के अंदर, ये हार्ट की ब्लड वेसल्स में कराएगा और हार्ट अटैक बढ़ गया। तो एक्सेसिव जिम आप कर क्यों रहे थे? फिट रहना, स्वस्थ रहना जरूरी है। आपकी मांसपेशियां तगड़ी हों, स्वस्थ हों, जॉइंट्स फिट हों, ये ज़्यादा जरूरी है रादर कि आप ये करें। तो ये हो गया खाने की। सेकेंड मैंने कहा M, सेकेंड M जिम पे चर्चा हो रही, मूवमेंट। मतलब बॉडी का मूवमेंट कितना हो रहा है। हर घंटे आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट करना है। जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, लगातार 8 घंटे जो कॉन्टिन्यूस बैठते हैं, वो इक्विवेलेंट टू 1 पैकेट सिगरेट है। अच्छा, अगर 8 घंटे बैठ के आप काम कर रहे हैं, सिगरेट पीने के बाद 1 पैकेट सिगरेट आप डेली पी रहे हैं, उसके कारण हार्ट अटैक की संभावना जितनी बढ़ेगी, कैंसर की संभावना जितनी बढ़ेगी, उतनी संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो आप बिल्कुल काम करें, लेकिन बीच में ब्रेक लें, स्ट्रेच करें बॉडी को टॉप टू बॉटम, योगिक स्ट्रेचिंग करें, ठीक होगा। जिम मैंने मना कर दिया, वॉक कर सकते हैं। घास पे, दूब घास जो होती है उस पे ओस
खास करके जब गिरी हो। इस पे न्यूरो साइंस में पेपर पब्लिश हुआ कि इस पे अगर नंगे पाँव आप वॉक करते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामिन जैसी चीज़ें सेक्रेट होती है, सेरोटोनिन निकलता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन की समस्या कम होती है। अच्छा, मज़ेदार बात, ये जो आप बता रहे हैं, हमारे गांव के जो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते थे पहले, वो कहते थे कि चप्पल निकाल के सुबह सुबह चलो। बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से पढ़े थे, साइंस का पेपर तो अब पब्लिश हुआ होगा, साइंस का पब्लिश हुआ। लेकिन वो शुरू से ये बात कहते थे। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा था। इसीलिए आज हम फिर से करें विश्वगुरु बन जाएंगे। कैसे विश्वगुरु बन जाएंगे? हमारी आदतें सारी घटिया हो गई है, हम विश्वगुरु बन जाएंगे। हम विश्वगुरु थे, इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने गलती क्या की, संस्कृत को बढ़ावा देने के चक्कर में पकड़ के रख लिए कि वही वेद पढ़े जो संस्कृत जाने, इसको प्रोपेगेट नहीं किए। लैटिन ग्रीक होते हुए अंग्रेज के द्वारा मेडिकल साइंस को प्रमोट किया गया, प्रोपेगेट किया गया, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न मेडिसिन का राज है। ये प्रोपेगेट नहीं हुआ। और अब वो अंग्रेज और वो लोग हमारी आयुर्वेद और हमारे योग को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। कैरोलिन मिस, इंट्यूटिव जर्नलिस्ट अमेरिका, उसने बुक पब्लिश की 7 चक्रास, हाँ, इंडिया के अष्टांग योग सीख के गई। हिरोशी मोटोयामा, जापानीज, मुंगेर योग विश्वविद्यालय बिहार में आके योग सीखा। उसकी किताब 1,58,000 की किताब है। 1,58,000 किताब है योग पे, योग पे, और सीख के गया बिहार से। बिहार से। एडवर्ड ब्रैंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वेद का, हिंदुस्तान आके रहा। इस तरह से अनगिनत नाम मैं बता सकता हूँ जो वहाँ के हाईएस्ट अर्नर हैं, वो हमारे यौगिक पद्धति को सीख के गए हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई? अब ये सुन के लोग कहेंगे कि जो भी सांस वांस इधर उधर करना सिखा रहा है उसको फॉलो कर लो। इडियट हैं, उनको खुद नहीं पता है। महर्षि पतंजलि ने कहा था योग क्या है। अब इसी पे बता देता हूँ, मूवमेंट की बात मैं कर रहा था। तो अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं तो मूवमेंट में योग करें। अब योग क्या है, महर्षि पतंजलि से लोगों ने पूछा, तो महर्षि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो बोला गुरुजी कैसे? तो बोला अष्टांग योग, यही मार्ग है। क्या है अष्टांग योग में? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पहले के 5 अंग यम नियम, कैसे आपका संयमित जीवन हो, क्या खाएं क्या पिएं, कब सोएं कब जागें, मन में लालच ना हो, ये सारी चीज़ें। यम नियम में हाइजीन रहें, दूसरों की चीज़ हड़पने की ये ना हो, ये करते हुए आसन, योगासन। योगासन में बहुत सारे योगासन हैं, कुछ नहीं है तो 4 आसन तो आप कर सकते हैं। मयूरासन, भुजंगासन, वृक्षासन, इस तरह से 4 आसन भी कर लें, बहुत है आपके लिए। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम कंट्रोलिंग एयर ब्रेथ, इसको सिंक्रोनाइज करें। मॉडर्न साइंस क्या करता है, जब डीप इनहेलेशन करते हैं तो लंग्स के बीच में जे रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, वेगल टोन आपका बढ़ता है, हार्ट रेट डाउन, ब्लड प्रेशर डाउन। मॉडर्न साइंस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा चुका। ब्लड एसिड लेवल कम होता है, आप अच्छा फील करते हैं। प्रत्याहार, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल माइंड फोर्सेस। लोग कहते हैं आंख बंद करते हैं लेकिन ध्यान बहुत भटकता है। ध्यान तो भटकेगा क्योंकि यम नियम आसन नहीं हुआ, प्राणायाम नहीं हुआ, तो प्रत्याहार कहाँ से होगा? ये 5 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और धारणा ध्यान समाधि, ये 3 अंग अब घटित हो जाएंगे। अगर 5 चरण आपने कर लिया तो तीनों अंग अब घटित होंगे। समाधि का लोग मतलब समझते हैं मोक्ष की प्राप्ति, मतलब मर गए, नहीं। समाधि मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप जीवित इसी संसार में कमल की तरह खिलेंगे, कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह खिलखिलाएंगे। इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से ना लिया जाए। मतलब आपकी शुद्धता इतनी होगी कि सांसारिक जीवन में रह के देखिए, कमल तो वही है जो कीचड़ में खिल ले। वो कमल क्या डिस्टिल वाटर में खिले? अगर जंगल में जाके कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो फिर जंगल में क्यों हो? बात तो सही है। संसार में आके रहो, तुम्हें अगर सारी चीज़ों की इच्छा खत्म हो जाए तो मान लेंगे कि योगी हो। बात तो सही है। तो ये हो गया सेकेंड एम, मूवमेंट। थर्ड एम, माइंड स्टफ। माइंड ब्रेन ऑर्गन है। माइंड, ये ऑर्गन जिस तरह से सारी चीज़ों पे हमारा काम करता है, सोचता माइंड। माइंड स्टफ, चित्त, जो मैंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा। आपका तनाव का स्तर, दूसरों से कंपैरिजन करने का स्तर, ये सब खत्म होने लगेगा। माइंड स्टफ, एम 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 एंड एस, स्लीप। नींद आपकी 7 से 8 घंटे बिल्कुल सुडौल नींद होनी चाहिए। सुडौल नींद का सबसे बड़ा दुश्मन आज हो गया है स्क्रीन, मोबाइल। इसके लिए मैं हर समय कहता हूं 2 घंटे सोने के समय से 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद।
जो आज के लोगों के लिए बहुत टफ काम है। टफ काम है। बिस्तर पे स्क्रीन आप रखे हुए हैं, सर के बगल में रखते हैं लोग, हर नोटिफिकेशन से वो- तो रात को नींद टूटती है। बिल्कुल। वाईफाई का राउटर आपका ब्रेन सिग्नल को डिस्ट्रैक्ट करता है, मोबाइल अच्छा। का डाटा ब्रेन सिग्नल को डिस्टर्ब करता है। ये आपको बंद कर देना चाहिए 2 घंटे पहले। कैंसर के कारक भी हैं क्या? देखिए, इस पे बहुत सारा कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट अभी तक आया है। कुछ रिपोर्ट कह रहा है कि ब्रेन ट्यूमर बढ़ा रहा है, कुछ कह रहा है ब्रेन ट्यूमर नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी डिस्टर्ब करता है, ये हर स्टडी कह रही है। और उससे तमाम रोग पैदा होते हैं। तमाम रोग पैदा होते हैं, जैसे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये तो डिक्लेयर्ड है। ब्लू लाइट आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए, अच्छा। नाइट लैम्प के फॉर्म में, या कोई स्क्रीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, एलेक्सा जैसे डिवाइस, ये आपके कमरे में ऑफ होना चाहिए सोने से पहले। अच्छा। जितना डार्क हो, ब्रेन में जो मैंने बताया सर्काडियन रिदम, मेलाटोनिन सेक्रेट होगा, गहरी नींद आएगी। बिल्कुल आप एक स्टेज में सोएंगे, सुबह जगेंगे फ्रेश। तो 7 से 8 घंटे की नींद। अगर MMMS इसको पूरी तरह से अपने उतार लें तो लोगों को लग रहा है तो बहुत कठिन है। नहीं, यही आपकी- बाजारवाद ने आपको समझा दिया कि बहुत कठिन है। यही एकदम यही मेरा क्वेश्चन था आपसे, मैं जो अभी पूछने वाला था वो यही कि जो आप बता रहे हैं, जो मेरे बेडरूम में है, मेरे किचन में है, मेरे शरीर में, मेरे अंग मतलब मेरे साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो तो बाजार ने तय किया है। बाजार आप ने तय अपनी किया। बाजार में पहले हम लड्डू का भोग लगाते थे, घर पे बना के लड्डू का वो करते थे, त्यौहार मनाते थे। आप तो आज तो चॉकलेट के साथ त्यौहार मनाया जाता है। आप जिन डिवाइसों की बात कर रहे हैं वो बाजार ने दिया है, उसने मजबूरी बनाई है हमारी। तो मुझे लगता है ये बीमारियां भी बाजार थोप रही है। अब देखिए, ऐसा है कि साइंस तो अच्छी चीज़ें लाता है। जब मैं MBBS का छात्र था तो एक रिसर्च पेपर जर्नल लेने के लिए मुझे नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी दिल्ली आना पड़ता था। आज कोई भी रिसर्च किसी भी देश में हो, नेक्स्ट आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे अवेलेबल है। तो साइंस ने अच्छी चीज़ दी, लेकिन जो मुहावरा है कि बंदर के हाथ में नारियल दे दिया, चीज़ें दी लेकिन ये नहीं बताया कि इस्तेमाल कैसे करो। अगर इसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करें तो ये सच है कि आज का जनरेशन हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के कारण, साइंस के कारण। ये साइंस का देन है, लेकिन उसको ये नहीं सिखाया गया कि कैसे इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें। ये भी सच है कि डिजिटल वर्ल्ड में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। रीडिंग को मैं कहता हूँ एक्टिव पैसिव टाइम। पैसिवली आप बैठे हैं लेकिन ब्रेन आपका टास्क कर रहा है एक्टिव, ये गुड है ब्रेन के लिए। एक्टिव पैसिव टाइम जब आप पढ़ रहे हैं। पैसिव टाइम मतलब शरीर भी बैठा है, माइंड भी जॉम्बी स्क्रॉलिंग कर रहा है। जॉम्बी मतलब जो देखते होंगे, जॉम्बी का सर से कटा हुआ और चल रहा है। चल रहा है वो। तो आप सर से कटे हुए हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप बस मोबाइल में रील, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे बाद आपको पता चलता है मैं क्या कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क की एक स्टडी है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान एक महीने में 12 किलोमीटर थंब से स्क्रॉल करता है। 12 किलोमीटर एक आदमी एक महीने में 12 किलोमीटर स्क्रॉल करता है मोबाइल पे एवरेज। तो कुछ लोग ज़्यादा भी करते होंगे, कुछ कम करते होंगे। अब बताइए कि इतने तो आप पैदल भी नहीं चल रहे हैं। आज के डेट में तो नहीं चल रहा है। तो इससे डिजिटल डिमेंशिया नाम की एक बीमारी फ्रेंच न्यूरोसाइंटिस्ट ने बताया। डिजिटल डिमेंशिया मतलब भुलक्कड़पन होना, एकाग्रता में कमी होना, हम लोग भी फेस करते हैं। बेचैनी होना। हम लोग भी फेस करते और हैं। 2 डी एडिक्शन क्लिनिक बनाया गया। 2 बीमारियां काफ़ी कॉमन होंगी, नोमोफोनिया एंड फैंटम रिंग। नोमोफोनिया मतलब नो मोबाइल फ़ोन। इंसान को लगता है मेरा फ़ोन कहाँ गया, मेरा फ़ोन कहाँ है, बेचैन होने लगा, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर। फैंटम रिंग, उसको अपने फ़ोन की घंटी सुनाई देती है, अब मेरा फ़ोन तो नहीं आया। फॉर एग्जांपल किचन में काम कर रहे थे या कहीं कुछ कर रहे थे, सडनली लगा फ़ोन मेरा बज रहा था, देखने गए फ़ोन नहीं बज रहा था। फैंटम रिंग साथ है, अपने घरों में होता है ऐसा। ये आप एडिक्ट हो चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कर सकते हैं कि संभव है छोड़ना। बिल्कुल, आप टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाएं, आप उसके गुलाम ना बन जाएं। आपके फ़ायदे के लिए जितना काम टेक्नोलॉजी से आप ले सकते हैं लें। पोस्ट कार्ड की चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ेगी, अंतर्देशीय पत्र नहीं लिखना पड़ेगा, आप तुरंत व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मैसेज किसी को भेज सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप जब एंड्रॉयड पे या iOS पे भी देखेंगे तो एक आता है कि आपने स्क्रीन टाइम कितना कंज्यूम किया है, उसको एनालाइज कीजिए पर वीक। आप देखिएगा 70 to 80% बेवजह था आपका, आपकी ज़रूरत नहीं थी। है ही ऐसा ही है। हम लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, अपने टेबल पे होते हैं, सारी मीटिंग्स निपटा लिए, सारे काम निपटा लिए, तो फिर फ़ोन पे चले जाते हैं। कुछ नहीं तो हम बस यूं ही ऐसे करते रहते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है, फिर भी ऐसे करते रहते हैं उसको, और लगता है ये आदत सी हो गई है। अच्छा, क्या है ना मज़ेदार बात, हमारी जो ये बातचीत हो रही है, मैं अमूमन अपने शो में इतना नहीं चुप रहता हूँ,
देखिए इसलिए चुप हूँ कि ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, हम नहीं, हमारे साथ के जो हमारे टीम मेंबर वो भी ये काम करते हैं और हमें ये नहीं पता कि ये हमें एक तरीके से बीमार बना रही है। बिल्कुल, कई किस्म की बीमारी। ये तो मैंने मेंटल इलनेस की बात कही, जिसमें डिजिटल डिमेंशिया, नोमोफोनिया, फैंटम रिंग, शारीरिक बीमारी। ऐसे लोगों में मोटापा की समस्या हो गई है, सेंट्रल ओबेसिटी मतलब पेट पे मोटापा हो गया, सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम, छोटे जॉइंट्स जिसको स्मॉल जॉइंट्स कहते हैं, इसमें अर्थराइटिस का होना पता ही नहीं था। आज से 30 साल पहले ये समस्या नहीं थी अर्थराइटिस, अनलेस कि मरीज को रिमोटॉइड अर्थराइटिस ना हो, तो स्मॉल जॉइंट अर्थराइटिस पता नहीं था। नहीं था। बाकी मांसपेशियों का कमजोर होना, लोग इस तरह से स्लाउच करके बिस्तर पे बैठे मोबाइल चलाते हैं, बैक पेन की समस्या बढ़ गई। तो प्रैक्टिकली आप मेंटल, फिजिकल हर तरह से बीमार हो रहे हैं और लंबे समय में इसका अल्टीमेट असर इनडायरेक्टली आपके मोटापा के कारण डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ा रहा है। तो क्यों बीमार होना है? आप बताइए कि हम जापान से तो आगे नहीं है टेक्नोलॉजी में। नहीं है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इचिगो इची। अच्छा। इचिगो इची कॉन्सेप्ट क्या है कि बी इन प्रेजेंट, माइंडफुलनेस के साथ रहना है और जो जब काम करो तभी उसी काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके। तो वहाँ पे टी जोन है उनका। अच्छा। जब चाय पीने बैठते हैं तो वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है। जहाँ खाना खाने जाएंगे तो वहाँ घर में मोबाइल अलाउड नहीं है। एट द सेम टाइम वहाँ पे जब बातचीत करेंगे तो दो व्यक्ति अगर बैठा है तो ये दोनों व्यक्ति अपने एक दूसरे के लिए बात कर रहा होगा, ना कि तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा होगा जिसका कोई मतलब नहीं है वहाँ। मतलब उस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जीते हैं। और कहाँ से कल्चर उन्होंने लिया? ज़ेन, उनका ज़ेन बुद्धिज्म कहा जाता है, लेकिन बेसिक हमारे यहाँ से गौतम बुद्ध का जो प्रीचिंग चला, जो हिंदुस्तानियों ने छोड़ दिया करना, सचेतन की अवस्था, माइंडफुलनेस, जब जहाँ हो बस उस चीज़ के लिए जियो। जापान आगे है, हम पीछे रह गए। ये इतना टफ टास्क है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं शो करने बैठा हूँ, कई बार ऐसा होता होगा कि शो करते हुए दिमाग कहीं और रहता होगा, मतलब हम 100% यहाँ भी नहीं है। हम वाइफ के साथ कोई बात कर रहे हैं और दिमाग हमारा ऑफिस में लगा हुआ है, हम मित्र के साथ कहीं घूमने गए हैं और दिमाग कहीं और लगा हुआ है। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मुझको लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा तनाव का कारण यही है। दोनों चीज़ें हैं, आप जाति भी कर रहे हैं और तनाव में भी हैं। अब जैसे देखिए, आपने मुझे समय दिया, मैंने आपको समय दिया। अगर पूरी तरह मैं आपको समय नहीं दूं तो आपके साथ जाति कर रहा हूं। बिल्कुल। मैं मन से कहीं और हूं तो जाति कर रहा हूं, मन से कहीं और होने वाला हूं तो जाति कर रहा हूं। मुझे अभी यहाँ रहना है। तनाव में क्यों है? आप पीछे कुछ काम छोड़ के आए हैं और आगे की चिंता है कि मैंने 1 घंटे में ही बोला है ये काम कर दूंगा, लेकिन आपको पता है कि 1 घंटे में आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट हर समय कहा जाता है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम नहीं कहा जाता है, मतलब समय प्रबंधन, ना कि कहा जाता है समय का प्रबंधन। यू कांट मैनेज टाइम। एज ए ह्यूमन बीइंग हम समय को प्रबंधित नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को प्रबंधित कर सकते हैं। यू कैन मैनेज योर सेल्फ, सिंक विथ टाइम। तो आप अपना मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? हर चीज़ का स्लॉट बांटिए और जिसमें ये सारी चीज़ें जो अनवांटेड हैं, ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग, इसको हटाइए लाइफ से। लीजर टाइम हर समय आपकी लाइफ में होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। और जो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो 4 घंटे सो के काम चलाते हैं, गड़बड़ है। क्यों सोना है 4 घंटे? इसका मतलब IQ आपका कम है। आपको 8 घंटे सोना चाहिए ताकि आपका ब्रेन बिल्कुल प्रफुल्लित जगे और आप अच्छा काम कर सकें। कॉकरोच है सिर्फ 24 घंटे काम करता है, बाकी कोई स्पेसीज नहीं धरती पे 24 घंटे काम करता है। तो आपको सोना भी चाहिए। लीजर टाइम क्यों होना चाहिए? अभी एक बहुत बड़े फर्म के मालिक ने इंडिया में कहा, बड़ा ट्रोल चला था सोशल मीडिया पे कि पता नहीं कितने घंटे काम करना चाहिए, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था। मैं कहता हूँ हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को लीजर टाइम देना चाहिए हर दिन। उसका इनोवेटिव ब्रेन जगेगा, क्रिएटिव ब्रेन जगेगा। आप बताइए, एक भी ऐसा ऑथर, क्रिएटर, राइटर, बुद्ध, महावीर ऐसे रहे हों जो ओवरबर्डन हों और बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई हो? नहीं, ओवरबर्डन होंगे तो फिर तो दुनिया से निकल लेंगे ना। लीजर टाइम उन्होंने जिया। उसी समय चिंतन मनन की अवस्था होती है, तब आप कोई स्टेज पे पहुंचते। इसलिए अपने लिए लीजर टाइम भी निकालिए जिस समय आप आपके साथ भी नहीं हो। अब आप सोच रहे हो क्या मतलब? अकेलापन। आज इंसान अकेलापन में जी रहा है, काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। तो अकेलापन क्या है? मेरे दिमाग में 50 थॉट, तो मतलब 50 या 100 व्यक्ति के साथ मैं जी रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं अकेला हूँ। बिल्कुल सही बात है। दूसरी अवस्था होती है एकाकीपन।
एकाकीपन में मैं होता हूँ। मैंने कह दिया कि मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन मैं से बात करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करूँगा, क्या करने वाला हूँ। एकाकीपन। एक स्थिति होती है कैवल्य। कैवल्य ऐसी स्थिति होती है जिसमें मैं भी विलुप्त हो जाता है, शून्य की अवस्था होती है, उसी को कहते हैं लीजर टाइम। इसमें इंसान प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और नई चीज़ों का जन्मदाता होता है। एक मज़ेदार बात जो बातचीत करते करते समझ में आई, और मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार लोगों के साथ शो करता हूँ, जितनी चीज़ें आपने बताया है ना, ये सारी चीज़ें मार्केट में एक अवसर की तरह आई हैं। आदमी ने अपनी पुरानी जीवन शैली छोड़ी है, नई बीमारियां आई हैं। जैसे अब वो डिप्रेशन में है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के अलावा मेंटल थेरेपी देने वाला व्यक्ति होता है उसके पास जाता है, कुछ और लोग लाइफ स्टाइल के कोच होते हैं उनके पास जाता है। मतलब आपने अपने दिमाग से एक बीमारी को पैदा किया और 4 लोगों को रोज़गार दे दिया आपने, जो सच में बीमारी है ही नहीं। वो आपका लेजीनेस और वो आपकी जो है कि एक तरह से देखे थे कि लाइफ स्टाइल का हिस्सा है जिसकी वजह से वो बीमारी पैदा हुई है। जिन लोगों ने इसको देखा होगा उनको ये समझ में आया होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सच में नहीं हैं, वो दिमाग का एक फितूर मैं कहूँगा, जिसकी वजह से वो निकल के आई हैं और उस पे दूसरे लोग कमा रहे हैं। सर कुछ चीज़ें कैंसर पे भी हम लोग उस पे बात करना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि वो भ्रम भी लोगों का दूर होना चाहिए कि जिनको कई बार, जैसे अभी एक स्ट्रीट फूड मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसमें ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है मुझे, अपनी तरफ बहुत अच्छा मिलता है पूरब की तरफ। उसके यहाँ मैं गया तो एक दिन एक लड़का था विकास नाम से, उससे मैंने पूछा कि आजकल विकास नहीं दिख रहा है, जो ठेले पे उसका मालिक था। तो उसने कहा कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है और वो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। फिर जब जांच वाँच हुई तो पता चला बाद में कि वो कैंसर नहीं है, वो कुछ गांठ वाठ थी, डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया था। तो क्या ऐसा होता है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग केवल इस तरह के भ्रम में कि कैंसर है और मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के और मौत की तरफ चले जाते हैं, या डिप्रेस हो जाते हैं, या जीने की उम्मीद छोड़ते हैं, तो वो सच में मतलब उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो मरने वाली अवस्था की तरफ चले जाते हैं? क्या ऐसा होता है? देखिए, हर गठान कैंसर नहीं है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। प्रॉपर जांच कराना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, कैंसर में हर समय मैं कहता हूँ सेकेंड ओपिनियन लीजिए, और जब डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर को के पास डिग्री है, क्रेडेंशियल है कि नहीं है कैंसर का इलाज करने के लिए, ये जरूर चेक करें। प्रॉपर डिग्री का डॉक्टर है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है चेक करना। उसके बाद जो ओपिनियन हो, सेकेंड ओपिनियन जरूर लें, कैंसर है या नहीं है तो क्या इसका इलाज उपयुक्त होना चाहिए। क्योंकि बाजारवाद हर तरफ आया है, हेल्थ केयर को भी आया है, जो नहीं होना चाहिए था। हर तरफ आ भी रहा था, हेल्थ केयर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग पीड़ा में हैं और साथ में पढ़े नहीं हैं। मेडिकल साइंस कोई पढ़ के इलाज कराने नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें पढ़ा हुआ व्यक्ति, विज्ञान का ज्ञाता, वहाँ बैठा हुआ डॉक्टर है, तो उसको गाइड करना चाहिए। अब जब आपने बात कही कि ठेले वाले ने ऐसा, हाँ, तो कैंसर अब पहुँच चुका है। पहले माना जाता है कि कैंसर अमीरों या मेट्रो सिटी की बीमारी है, गांव की बीमारी नहीं है। आज लाइफस्टाइल गांव में भी वही पहुंच चुकी, गांव में भी पैक्ड फूड पहुंच चुका। क्यों पहुंचा पैकेट फूड? क्यों बंद डब्बे का खाना मिला? आटा क्यों पैकेट का आपके यहाँ आया? चावल क्यों पैकेट का आया? फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड की मात्रा क्यों आपके खेत में डाला? अब इसको ऐसे समझिए कि ब्राज़ील का एक क्लासिफिकेशन है कि फूड की प्रोसेसिंग का, टाइप 1, 2, 3, 4, 3 और 4 को कहता है ब्राज़ील क्लासिफिकेशन, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ओके। जो खाने को ऐसा तैयार किया जाए जिसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब किसी भी सुपरमार्केट में सेल्फ, मतलब अलमीरा पे रख के बेचा जा सके, वहाँ से आप उठा के घर में लाएं, घर में भी काफ़ी दिन चल जाए। आप बिल्कुल गांव से उगे हुए गेहूं का आटा पिसवाइए, रख के देखिए, हफ्ते में कीड़े लग जाते हैं। तो ये जो बाजार से आटा लाते हैं, कीड़ा क्यों नहीं लगता है? उसमें केमिकल, इंसेक्टिसाइड की इतनी अधिक मात्रा डाली जाती है। प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। साथ में प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल लिया जाता है। फाइबर किसी भी खाने के प्रोडक्ट को जल्दी खराब करता है। तो ये क्यों किया जाता है? सेल्फ लाइफ बढ़ा दें। कहीं से पैकिंग हुई, कहीं पहुंची, आपके घर पहुंची, तब तक ये खाना खराब, मतलब जो भी मटेरियल खराब ना हो। लेकिन शेल्फ लाइफ कम हो गई। अलमीरा, SELF, सेल्फ, SHELF, शेल्फ लाइफ बढ़ा दिया, SELF, सेल्फ, अपनी ज़िंदगी आपने कम कर ली शेल्फ फूड खा के। मैं हंस क्यों रहा हूँ कि जब दुकान पे आदमी जाता है तो सबसे पहले यही देखता है कि एक्सपायरी डेट क्या है, कितना लंबा चल जाएगा ये। हाँ। उसको नहीं पता चलता कि ये जितना लंबा चल जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको बीमार करने वाला है। अब इसको ब्राज़ील क्लासिफिकेशन तो रटने की ज़रूरत नहीं है, तो कैसे समझेंगे? मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ हिंदुस्तानियों के लिए।
3 रसोई है। पहली रसोई भगवान की रसोई, प्राकृतिक चीज़ें जैसे जो जहाँ मिल रही हैं आप खा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बेस्ट है। साग सब्जी फल बेस्ट है, अनलेस कि उस पर केमिकल डाल दिया गया हो तो जहर है। दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन आपके किचन में बन रहा हो ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब नॉन स्टिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, किसी रिफाइंड तेल का, रिफाइंड आटा का, रिफाइंड नमक का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये इंसान की रसोई है। शुद्ध भारतीय भोजन ये खाएं, ये भी आपको स्वस्थ रखेगा। और तीसरा है शैतान की रसोई, जो पैक्ड फूड है। जितना पैक्ड फूड किया जाता है उसको, पैकेट को अब गौर से देखिएगा, बच्चों के लिए जो पैक किया जाएगा उसमें लाल रंग जरूर दिया जाएगा। विबिग्योर स्पेक्ट्रम जो होता है, इंद्रधनुषी 7 रंग जो होते हैं, उसमें रेड कलर सबसे दूर से दिखता है और सबसे अट्रैक्ट करता है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल भी रेड लाइट पे रुकने कहा, ग्रीन लाइट पे कभी नहीं रुकने कहा, नहीं कहा। तो ये अट्रैक्ट कराया गया। और साथ में शैतान ने जो रसोई तैयार की आपके लिए, उसमें इस तरह की चीज़ें डाली जो आपको बीमार कर रहा है। वही बीमारियाँ जो मैंने कहा जिनको बीमारियों का नाम नहीं दिया गया, ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इस तरह की बीमारियाँ। और आप अंदर से अंगीठी जैसे आप जलाते हैं और नीचे आपके कारपेट डला हो, उसकी छोटी चिंगारी रोज गिर रही है, आप सोचते हैं कारपेट इंटैक्ट है। एक दिन आपने कारपेट झाड़ने के लिए उठाया तो कारपेट पूरा गला हुआ था। शरीर के अंदर वही अंगीठी की तरह इन्फ्लेमेशन छोटा छोटा चल रहा है। आप समझ रहे हैं मैं तो बहुत पैक्ड सो कॉल्ड ऑर्गेनिक मैं खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन आप उसी ब्लैंकेट की तरह जल रहे हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, जो एक्चुअली डिजीज होना चाहिए, जिसका डिजीज का नाम नहीं दिया हुआ, बीमारी का नाम नहीं दिया। और ये तब आपको पता चलता है जब आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया और कैंसर हो जाता है, तब आप समझते हैं मैं बीमार हो गया। अच्छा, ये जो बीमारी है, ये कैंसर वाली बीमारी है, ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा क्यों देखी जाती है? इसके महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कम है ये, कोई खास वजह? आंकड़ा तो ये कहता है पुरुषों में कैंसर ज़्यादा है, अच्छा। महिलाओं में कम है। लेकिन पहले के तुलना में हाँ। महिलाओं में जितने कैंसर होते हैं उसमें से इजाफा हुआ है, खास करके स्तन कैंसर और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, जो अनप्रोटेक्टेड मल्टीपल पार्टनर का सेक्स, अच्छा, हाँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16-18 उसी से ट्रांसमिट होता है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल उसमें लोग ना समझ। HPV एक वायरस है, जैसे कोविड एक वायरस था, उसी तरह HPV वायरस है, जिसका 6 और 8 ये नंबर दिया जाता है वायरस का। गर्दन में देखते होंगे मस्से निकल आते हैं, जो सैलून में ये कराते हैं, बाद में जो मस्से निकलते हैं, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से निकलने वाला वॉर्ट है, WART। अच्छा। लेकिन इसका नंबर है 6-8, ये कैंसर नहीं कराएगा। इसी ग्रुप का दूसरा जो स्ट्रेन है 16 और 18, ये सर्वाइकल कैंसर कराता है, थ्रोट कैंसर कराता है। ये एक्सचेंज अगर आप करते हैं, जैसे मैं इसलिए कहता हूँ, घर में एक इंसान का ब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर अलग हो, दूसरे का अलग हो, मिक्स मत कीजिए। ओके। एक अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस थ्रोट में कैरी करेगा तो आपके पास जाएगा। ओके। बच्चियां तौलिया शेयर ना करें किसी के साथ, यंग बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स, मासिक धर्म जो होता है उसका एटिकेट स्कूल से सिखाया जाए। लड़कों को अपने प्राइवेट पार्ट हाइजीन के बारे में सिखाया जाए, स्कूल से सिखाया जाए, तब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ट्रांसमिशन कम होगा। ये प्रोटेक्शन है। अब इसके लिए वैक्सीन भी आ गया। वैक्सीन पे इतना फोकस करने, उसमें बाजारवाद है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइवेट पार्ट हाइजीन, सफाई पे ध्यान दें। ये आपके सर्वाइकल कैंसर को बचाएगा। दूसरा कैंसर जो महिलाओं में कॉमन हुआ, स्तन का कैंसर, वो पहले मेट्रो सिटी में होता था, आज हर जगह होने लगा। बिगड़ती जीवन शैली, ओके, जिसमें खाना खराब, कमर पे मोटापा, पेट पे मोटापा, हार्मोन की गड़बड़ी, बच्चा नहीं करना शादी के बाद, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना, ये सब बहुत बड़ा कैंसर का कारण बना। उससे ऊपर प्लास्टिक, बिस्फेनॉल ए, थायलेट्स, 2 केमिकल निकलते हैं जो एंडोक्रीन डिस्ट्रप्टर है, मतलब आपके हार्मोन, एंडोक्रीन मतलब हार्मोन की ग्रंथियाँ होती है, उसको खराब करता है। और उसके बाद कैंसर की समस्या महिलाओं में बढ़ी, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत हुआ पिछले 20-30 साल में। इसके कारण थायराइड की समस्या, बांझपन और कैंसर की समस्या बढ़ी। अब देखिए हिंदुस्तान की विडंबना, एक साइड आबादी बढ़ रही है और दूसरे साइड इनफर्टिलिटी क्लिनिक खुल रहे हैं, IVF सेंटर खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं भाई? तो बांझपन बढ़ा तभी तो। बिल्कुल सही बात। तो जो लोग ज़्यादा अर्बन सोसाइटी में रहे, प्लास्टिक का एक्सपोजर बढ़ता गया, बांझपन उनमें, मतलब शुक्राणु स्पर्म का बनना कम होने लगा, बांझपन बढ़ने लगा। महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन हुई, बांझपन बढ़ने लगा। शुगर का एक्सेसिव इस्तेमाल, चीनी, किसी भी मीठा, चीनी से मतलब सिर्फ चीनी नहीं, कोई भी मीठा आप जो खाते हैं, रिकमेंडेड इंटेक है 24 ग्राम पर डे मेल के लिए,
महिलाओं के लिए 18 ग्राम पर डे। ओके। मतलब छोटे चम्मच में लगभग आप रख लीजिए 4 ग्राम का शुगर की मात्रा आती है। तो 6 चम्मच मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। अब आप कितना खाते हैं नाप के तो कह सकते हैं कम खाते हैं। नमकीन का पैकेट जब उठा रहे हैं तो जब पढ़िए पलट के, उस पर लिखा रहता है एडेड शुगर। अच्छा। तो नमकीन में क्यों एडेड शुगर किया गया? कि शुगर इज एडिक्टिव। शुगर से नशा आपको होता है, आप उस प्रोडक्ट के एडिक्ट होते हैं। शुगर अच्छा। जब लेते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, और फिर आपको अगर 10 दिन कोई चीज़ खाएं जिसमें शुगर है, एग्जैक्टली उसी समय लगेगा क्रेविंग होगी, एक कुकीज़ दे दो यार, एक कॉफ़ी दे दो। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। ये कंज्यूमरिज्म, व्यापार के कारण इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है कि किस तरह से एडिक्ट करें। और साथ में क्योंकि आपको पता ना चले कि मीठा नमकीन खा रहे हैं तो मीठा क्यों लग रहा है, तो नमक की मात्रा बढ़ा दी गई, पाम ऑयल में तल दिया गया, तो ये जहर बन गया। क्यों? इसको मैं कहता हूँ HSSF, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। अगर ये खाना आप खा रहे हैं तो बीमारी का कारण आपका हो गया। और सॉल्ट बढ़ा दिया गया, शुगर बढ़ा दिया गया, पाम ऑयल में तल दिया गया। पाम ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो वही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के आपके बॉडी में अंगीठी की तरह जलाता रहेगा, आप बीमार होते रहेंगे। तो चीज़ें ध्यान से खाइए। घर में आलू का चिप्स काट के पहले हमारे घर में तैयार किया जाता था, रखिए। क्यों आपको मार्केट का चिप्स पसंद आ रहा है? तो उसमें कोई तो एडिक्टिव डाला गया। अच्छा, होता क्या, मज़ेदार बात क्या है ना कि कोई भी डॉक्टर आपको वजह नहीं बताता। वो कहता है ये है, इसका इलाज ऐसे होगा। अब जितना आपने बताया, और लोग सोचेंगे कि ये तो सारी चीज़ें खाने से ही हैं, खाने से और आपके लाइफस्टाइल से कोई भी बीमारी। और आजकल देखा जा रहा है कि कुछ लोग इस तरह से आए हैं मार्केट में जो इस तरह से जागरूक भी कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या लगता है कितने तरह के कैंसर होते हैं? कैंसर, पहले तो इससे बताता चलो कि डॉक्टर क्यों नहीं बता रहा है, इसको भी बता देता हूँ। हाँ। इंडिया में तो आंकड़ा नहीं है एग्जैक्ट। हाँ। अमेरिका का आंकड़ा बताता हूँ कि एक MBBS का 5 साल का कोर्स होता है हमारा, जो बेसिक डॉक्टर बनने के लिए, जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए चाहिए। 19.6 आवर्स, मतलब 19.5 घंटे, 20 घंटे अब रख लीजिए, 5 साल में न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब खाने के बारे में पढ़ाया जाता है। 5 साल में सिर्फ 20 घंटे। अच्छा। तो उस डॉक्टर से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको खाने के बारे में बताएगा? कभी नहीं बता पाया, उसको खुद अपने बारे में नहीं पता होगा। बिल्कुल। और हिंदुस्तान कौन सा मेडिकल सिस्टम फॉलो कर रहा है? जो अमेरिका डिसाइड करता है। अमेरिका का मेडिकल सिस्टम कौन डिसाइड करता है? फार्मा लॉबी। वो किताब में वही लिखवाएगा कि कौन सी दवा देने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। अभी एलोन मस्क ने बताया तो था फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, किस तरह से उनके ही बेटे के साथ लोगों ने प्रयोग कर दिया। एग्जैक्टली यही होता है। तो डॉक्टर को जागरूक होना पड़ेगा कि देखो, तुम मेडिकल साइंस नहीं, तुम ह्यूमन साइंस डील कर रहे हो। मतलब उसके फिजिक, उसके बॉडी, उसके साइकी, उसका माइंड, उसका सोशल वेलबींग, सबको देखते हुए तुम किसी के लिए कर रहे हो, या तो स्वस्थ रखने के लिए या बीमार हो जाए तो। डॉक्टर वर्ड कहाँ से निकला था? कई लोगों को पता नहीं होगा। लैटिन वर्ड डॉसियर। ओके। डॉसियर का मतलब था शिक्षक। डॉक्टर का सही मतलब है शिक्षक, चिकित्सक नहीं है। लोगों को पता नहीं है। तो डॉक्टर का काम था टू टीच द सोसाइटी, मेक द सोसाइटी हेल्दी, हैप्पी। और उसका कोई बीमार हो तो सेकेंडरी रोल में इलाज कर देता था। लेकिन आज क्या हो गया? प्राइमरी रोल, बीमारी बढ़े तो डॉक्टर का धंधा चले। यही तो गलत हुआ। हमारे महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट क्या करते थे? समाज में अच्छाई बताते थे, ठीक रखते थे, और कोई बीमार होता तो उसको औषधि भी देते थे। बिल्कुल। डॉक्टर का यही कर्तव्य है। लेकिन डॉक्टर तो दूसरी तरफ चला गया। कितने तरह के कैंसर होते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, बहुत लोग परेशान भी होंगे, तो उनको ये तो पता चल गया होगा कि जिनको कैंसर हो भी गया है वो कैसे उसको रोक सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है अपनी मानसिक ताकत बढ़ाएं और अपनी आदतों को और लाइफस्टाइल को सुधार लें, तो शायद वो जो डिजीज है उसको रोक पाएं या कम करें, फिर आपके पास आएँ तो इलाज करवा सकते हैं। लेकिन कितने तरह के कैंसर होते हैं? हेड टू टो, जो भी अंग आप इमेजिन कर सकते हैं, कैंसर हर जगह होता है। मतलब बाल की जड़, नाखून, चमड़ी, मुंह, गले, फेफड़े, खाने की नली, पेट का हिस्सा, बच्चेदानी, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, मांसपेशियां, हड्डियां, हर जगह कैंसर हो सकता है। कैंसर कहीं से आता नहीं है। कैंसर आपके शरीर के अंदर का सेल, कोशिका, आपके विरुद्ध खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। जैसे हमारे बीच के कुछ लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, करोड़ों अरबों लोग हम साथ रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ह्यूमन बॉडी है। इसमें से कुछ बन गए आतंकवादी। ओके। और ये हमें भी मारने लगे।
एक अंग से दूसरे अंग, मतलब एक स्टेट से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भागने लगे तो कहते हैं कैंसर फैल गया, आतंकवादी फैल गया। आतंकवादी बना क्यों? आतंकवादी कभी भी बनता है तो किस लिए बनता है कि उसको उस सिस्टम, उस नॉर्म से कुछ न कुछ गिला शिकवा है, हाँ। वो अग्रीड नहीं है। हाँ, तो आपके शरीर के अंदर वो गिला शिकवा जो चल रहा था, आपने समझा नहीं, और समझा क्यों नहीं, इग्नोर कर दिया, शुतुरमुर्ग बन गए आप। एक्चुअली बॉडी सिग्नल देती है हर समय, आपको बताती है कुछ देखो एबनॉर्मल चल रहा है, आपको थमना है, रुकना है, और रुकेंगे तभी आप सोच पाएंगे। और अपने बॉडी के सिग्नल को रीड कीजिए, जी। करेक्ट कीजिए। तो कहीं भी कैंसर हो रहा हो, हर दिन आपका डिफेंस सिस्टम उसको मार सकता है। ग्रॉसली बांटने के लिए आप मान लीजिए सॉलिड ट्यूमर और लिक्विड ट्यूमर। लिक्विड को आप कह सकते हैं ब्लड कैंसर, और सॉलिड ट्यूमर में किसी अंग का ट्यूमर जो सॉलिड मतलब छूने जैसा हो, फर्म हो, गेंद का हो, नींबू साइज का हो, कुछ भी हो, इसको सॉलिड ट्यूमर। तो दो ग्रुप बांट दीजिए। अंग के सारे कैंसर सॉलिड ट्यूमर में आ गए, ब्लड जो सर्कुलेटिंग हमारे लिक्विड है उसका कैंसर ब्लड कैंसर में आ गया। तो जैसा आप बता देते, ये जो कैंसर है, मान लीजिए इसने अपना रूप ले लिया, और रूप लिया हमारी उन गलत आदतों की वजह से, तो क्या सर्जरी ही इसका विकल्प होता है, या सर्जरी के अलावा भी कोई विकल्प है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं? ग्रॉसली कैंसर को इलाज करने के लिए हमारे मॉडर्न साइंस में 3 पद्धति है। ऑपरेशन, रेडिएशन, जो रेडियोथेरेपी जिसमें एक्सरेज जैसी चीज़ समझें, किरण देते हैं, जिसके लिए एक फोटोन थेरेपी है जैसा होता है, और तीसरा कीमोथेरेपी जिसमें दवाइयाँ देते हैं। ओके। कैंसर किस अंग का है, किस स्टेज में है, और मरीज को सहने की क्षमता कैसी है किसी इलाज को, इसके कारण तीनों थेरेपी को मिक्स हम करते हैं कि क्या इस मरीज के इस स्टेज में इस अंग का कैंसर ऑपरेशन के द्वारा सही से ठीक होगा, या पहले कीमोथेरेपी देके छोटा करें फिर ऑपरेशन करें, या ऑपरेशन करके रेडियोथेरेपी दें। इस तरह से होता है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट का हिस्सा होता है, ये ऑन्कोलॉजिस्ट पे छोड़ें। लगभग कितने ऑपरेशन आपने हिंदुस्तान से लेके विदेश की धरती तक पे किया होगा? अभी पिछले 1 साल का आंकड़ा अपडेट नहीं हुआ है, 38,000 क्रॉस कर चुके थे जब 2023 के शुरुआत तक जो काउंटिंग हुई थी, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ है। आपने 38,000 लोगों का 1 साल पहले तक आपने ऑपरेशन किया है आपने? कैंसर का? जी, कैंसर का आपने किया है? जी जी। मतलब क्या ऐसा होता है कि कभी एक दिन में 2-2 3-3 ऑपरेशन करने एक पड़े? दिन में ऑन एंड एवरेज 4 से 5 ऑपरेशन होता है कैंसर का, जिसमें डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हूँ। अच्छा। हाँ। और सबसे मतलब आपने एक दिन में सबसे ज़्यादा कितना किया होगा? 9 ऑपरेशन किए थे एक दिन में, मेजर सर्जरी, जिसमें ओबियसली ऑपरेशन थिएटर का बहुत बड़ा रोल होता है, सारी टीम होते हैं, तो टाइम बीच में जो बर्बाद होता है वो कम हो गया। कई ऑपरेशन थिएटर खोल दिए गए थे कि एक मरीज शिफ्ट होगा तो ऑपरेशन थिएटर की सफाई होगी, तैयार करने में 1 घंटे का, उस समय दूसरा ऑपरेशन थिएटर मेरे लिए तैयार रहता था। हाँ, मैंने ब्रेक नहीं लिया था, ये सही है। ऐसी जगह में गया था ऑपरेशन करने कि जहाँ वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, और ये था कि भाई ऑपरेशन करना है इनका सबका, तो मैंने किया था। मैं वो रात फिर वहीं रुका, सारे मरीजों को देखा, 2 दिन मरीज ठीक रहे, फिर मैं वहाँ से चला, तो 9 ऑपरेशन हुए थे उस दिन। जब आपने शुरुआत में शुरू की थी तो कैंसर के मरीज कितने आते थे और आज कितने आते हैं? मतलब ये ऑपरेशन के रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि शुरू में क्या इक्का दुक्का ऑपरेशन मिलता था, या शुरू से ही इस तरह की मरीजों की बाढ़ थी? नहीं, देखिए कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। उसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि पहले अगर मरीज मेरे पास आते तो उदाहरण के तौर पे कहते थे मैनपुरी जनपद में आपने किसी का इलाज किया था, मेरा भी वहीं से पता चला इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हुआ कि हमारे शहर में किया था, फिर हुआ हमारे पड़ोस में किया था। अब जो मरीज आते हैं कहते हैं कि हमारे घर में आपने उनका इलाज किया था, मैं उनका भाई हूँ, या उनकी माँ हूँ, उनकी बहन हूँ, इस तरह से। तो क्या मैं इतना प्रसिद्ध हो गया? अरे भाई, कैंसर की तादाद बढ़ गई, कैंसर बहुत बढ़ा है। लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी में डिटेक्ट ज़्यादा हो रहा है, डिटेक्शन कुछ बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल जो कैंसर का रेट है, तादाद ही बढ़ी है। कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये मानिए कि 2025 में आइडियली हिंदुस्तान डिक्लेयर हो जाएगा वर्ल्ड कैंसर कैपिटल। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरे विश्व के कैंसर की राजधानी, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर केसेस हिंदुस्तान में होंगे। हिंदुस्तान कैंसर के एटम बम पे बैठा हुआ है। अभी जो हम देख रहे हैं सिर्फ चिंगारी आप देख रहे हैं, जिस दिन ये बम फटेगा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना सुदृढ़ नहीं है जो इसको संभाल लेगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, हेल्थ केयर वेलनेस प्रोग्राम पे हमें फोकस करना पड़ेगा। कैंसर ही क्यों, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, ऐसी बीमारियों को रोकने पे, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। खाने पे, वायु प्रदूषण पे, प्लास्टिक्स पे, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंसान के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब का, उस पर हमें काम करना पड़ेगा।
और इस पे तीनों स्तर पे ज़रूरत है। व्यक्तिगत स्तर पे ज़रूरत है, हम अपने आप को सुधारें। सामुदायिक स्तर पे ज़रूरत है, हमारा RWA और जहाँ भी हम रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में प्लास्टिक का बैन करना, इस तरह। और सरकार के स्तर पे ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि अस्पताल बनाने में खर्चे नहीं होंगे, क्योंकि रोग कम हो जाएगा, रोगी कम हो जाएंगे, तो आपके जो भी गोरख धंधा है ये आपका कम हो सिस्टम जाएगा। जो है हाँ। वो कोलैप्स हो जाएगा, जो इस तरह अनैतिक सिस्टम बना हुआ है। अनैतिक सिस्टम, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत फायदेमंद काम होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं एक बात बहुत देर से सोच रहा हूँ कि अगर मैं पिछले 1 साल का भी आंकड़ा आपका जोड़ लूँ तो लगभग 42,000 ऑपरेशन आप कर चुके होंगे, अगर 38 हो चुका है 1 साल 1.25 साल पहले तक। 42,000 कैंसर का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आज इस पॉडकास्ट में बैठ करके और सिर्फ लाइफ स्टाइल पे, खान पान पे बात कर रहा है, तो ये कितनी गंभीर बात होगी। क्योंकि अगर ये कोई नया डॉक्टर कहता तो 400-500 ऑपरेशन करने वाला करता, 42,000 बहुत बड़ी मतलब संख्या होती है। तो ऐसा मतलब क्यों, आप क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि आपने ऑपरेशन खूब कर लिया, आपने काम भी किया, आपने चीज़ों को भी बनाया है, तो क्या ऐसी वजह है कि आप इस पे आ गए, कैंसर पे बात करने के बजाय इस पे सबसे ज़्यादा देर तक आपने बात की है? जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने जीवन की यात्रा में, उतना मैं समझ रहा हूँ कि अधिकतम बीमारी फूडेबल है, प्रिवेंटेबल है। मतलब जो खाने से लिंक है उस बीमारी को हम रोक सकते हैं, ये सत्य है। इस सत्य पे पर्दा डाला गया है और बहुत साजिशन पर्दा डाला हुआ है। उसी पर्दे को मैंने हटाने का काम किया हुआ है और कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ। साइंस को भी पता है, मॉडर्न साइंस को भी पता है, आयुर्वेद को भी पता है, और ग्रॉसली कहें तो हर डॉक्टर को पता है कि सच्चाई यही है। डॉक्टर के पास एक समय की भी कमी है, थोड़ी लोड ज़्यादा है, और दूसरा जो फार्मा इंडस्ट्री किताबों के जरिए, रिसर्च पेपर के जरिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए जो समझाना चाह रही है, वो यही समझाना चाह रही है कि दवा की बात करो, इलाज की बात करो, उसकी रोकने की बात मत करो। अभी आपने सुना होगा एक दवा आई है, जिम वाले इस्तेमाल कर रहे हैं मोटापा कम करने के लिए, अमेरिका में बहुत हाइप चल रहा है उस दवा का। नाम मैं नहीं लूँगा, कंपनी को बुरा लग जाएगा। उस दवा के इसमें डायबिटीज़ की दवा है, साथ में मोटापा कम करने का काम किया जा रहा है। उसमें उस दवा से कैंसर होता है, थायराइड का कैंसर होता है, ये नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, गैस्ट्रोपारेसिस मतलब पेट, आंत की चाल कम हो जाती है, ये नहीं बताया जा रहा है। इसके मसल मास मतलब मांसपेशियां आपकी कमज़ोर होती है, ये नहीं बताया जा रहा है। तो एक उस तरह के कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया, प्रेजेंटेशन हुआ, पैनल डिस्कशन हुआ, तालियां बजी। बीइंग ए कैंसर स्पेशलिस्ट मैंने सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा किया तो मुझे मना कर दिया कि भाई सवाल मत पूछिए। मैंने कहा क्यों भाई, मुझे मालूम है आप क्या पूछने वाले हैं। मैंने कहा भाई इसकी जो खामियां वो भी बताइए। कि जितने डॉक्टर पेरिफेरी मतलब दूर दराज के शहर से आए हैं वो तो मान के चले जाएंगे कि बहुत मिरेकल दवा आ गई। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे मना कर दिया कि देखिए इस पर मत कीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए इतना अच्छा तैयारी इन्होंने की है कंपनी वाले ने और हम लोगों के लिए। तो मैंने कहा देखिए मैं तो खाना खाता नहीं हूँ बाहर, तो इनका नमक भी नहीं खाया है, तो मैं तो बोलने का अधिकारी हूँ, तो सच्चाई बोलने दीजिए। लेकिन मुझे चुप कर दिया गया। बाद में मैंने होटल के मैनेजर से पता किया कि ये इवेंट कितने का हुआ। तो 9 लाख रुपए का खर्चा, एक इवेंट 100 डॉक्टरों के लिए किया गया। 9 लाख का, 9 लाख रुपए का 2 घंटे का प्रोग्राम। तो मैंने जब जोड़ा कि इस तरह के कितने इवेंट हिंदुस्तान में हो रहे होंगे, पूरे वर्ल्ड में कितने हो रहे हैं, कितने अरबों रुपये का खर्च होगा, ये अरबों रुपये कहाँ से आएंगे, ये अरबों रुपये तो आपके पॉकेट से जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ दिखाया जाएगा ये मिराकुलस मेडिसिन है। तो जो कह रहा है मिराकुलस मेडिसिन है, मेरे सामने आए, डिबेट कर ले उस मेडिसिन पे। इस पॉडकास्ट के बाद कई फ़ोन आने वाले हैं आपको। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मेरे बाकी रह जाएंगे, मुझे लगता है इसका पार्ट 2 करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन को पूछ करके मैं इसको वाइंड अप करूंगा। आपने कहा कि इंडिया कैपिटल ऑफ कैंसर हो जाएगी, तो इंडिया ही क्यों होगी, दूसरे देश क्यों नहीं होंगे? देखिए दूसरे देश में हमारे देश जैसा इमोशनल फूल नहीं है, हम बहुत भावनात्मक लोगों से भरे हुए देश हैं। पेंडुलम इस तरफ आ गया तो हम कहेंगे सब यही ठीक है, इधर चला गया तो सब यही ठीक है, बीच में हम रहना नहीं जानते हैं। और इसके पीछे की वजह है गुलामी मानसिकता, हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। जो विदेश से कह दे वो सही है। दूसरा, हमारे यहाँ बेतरतीब प्रदूषण, खाने में मिलावट, वेस्टर्न फूड का इन करना, वेस्टर्न कल्चर का इन करना, जिस पे कोई लगाम नहीं है।
ये किसी कंट्री में नहीं है। हर कंट्री में फूड प्रोक्योरमेंट, इवन आप दुबई लें, दुबई में अपनी उपज कुछ नहीं है, हमारे जैसे हिंदुस्तान जैसे देशों से वहाँ सामान जाता है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट करती है एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी चेक करती है कि इसमें इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर तो नहीं है, कोई ऐसा केमिकल तो नहीं है हमारे सिटीजन को नुकसान पहुँचाएगा। अगर है तो वापस पोर्ट से वापस आ जाता है सामान, अंदर नहीं जाता कंट्री के। हमारे यहाँ कितना चेक होता है, मीडिया में नहीं चलाई थी रिपोर्ट। कोविड से जस्ट पहले की बात है, नेपाल बॉर्डर पे हजारों ट्रक जो फल और सब्जियां लेकर नेपाल इन करने वाला था उसको रोक दिया गया, क्योंकि उनके यहाँ विधेयक पारित हुआ कि जब तक इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर फ्री का सर्टिफिकेट नहीं होगा हम हिंदुस्तान से सामान नहीं लेंगे। ये मेन मीडिया नहीं चलाई थी उस समय, कुछ यूट्यूबर ने उसका पूरा फुटेज चलाया था। बिल्कुल सही किया, उनको अपने देश की चिंता है। हमारे नीति निर्धारक को धर्म, मंदिर, मस्जिद और जाति से फुर्सत नहीं है। हमारी सियासत ही न सिर्फ देश को बल्कि देश के लोगों को भी बीमार बना रही है। अगर कहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था, तो मैं तो कहता हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था को ही कैंसर हो गया है, और स्वास्थ्य व्यवस्था भारत की वेंटिलेटर पे है। अब इसको ठीक करना है तो कैंसर सर्जन मतलब पॉलिटिकल कैंसर सर्जन, ऐसा पॉलिटिशियन जो रेडिकल थिंकिंग का हो, एग्रेसिव थिंकिंग का हो, जैसे कैंसर सर्जरी जब करते हैं तो पूरी जड़ से निकालो बीमारी को। तो इसको जड़ से जब निकालने के लिए कोई पॉलिटिशियन निकल के आएगा तभी जाके बीमारी ठीक होगी। एक आखिरी सवाल, बाजार एक नई चीज़ लेकर के आ रही है मेडिकल के क्षेत्र में भी, वो ये कहती है कि वो रोबोट तैयार करेगी या एआई की बात करें, जो सर्जन का काम करेंगे, डॉक्टर का काम करेंगे। और इसी से साथ एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ, ये आखिरी है हमारा, कि जो आरक्षण के डॉक्टर हैं और जो आप जैसे लोग हिंदुस्तान में भी पढ़े, लंदन में भी पढ़े और 8-8 डिग्रियाँ लिया, क्या अंतर है? एआई के आने के बाद क्या बदलेगा और ये डॉक्टर अगर ऐसे रहे तो क्या होने वाला है? ऑलरेडी रोबोटिक कैंसर सर्जरी आ चुकी है, दा विंची, मैं रोबोटिक से सर्जरी करता हूँ, दा विंची सिस्टम है। इसमें सर्जन जैसे नॉर्मली हम लोग स्क्रब होके, मतलब पूरी तरह हाथ वाथ धो के और ग्लव्स पहन के मरीज के पास जाके ऑपरेशन करें, ये नहीं करना होता है। मैं अपने कंसोल पे कहते हैं जिस पे मैं बैठूंगा, हाथ में जॉयस्टिक, जो खिलौने का जो है उस तरह का जॉयस्टिक हो, मैं रोबोट को यहाँ से कमांड दूंगा, रोबोट मरीज के ऊपर होगा और वो फाइन मूवमेंट करके ऑपरेशन करेगा, लेकिन करेगा वही जो कमांड मैं दूंगा। आप करते हैं? बिल्कुल, रोबोटिक कैंसर सर्जरी मैं करता हूँ। अभी ये कनेक्टेड है लैन के वायर से, सारे सिस्टम। 5G आने के बाद रिसर्च चल रहा है अमेरिका में और जापान में कि ये 5G से अगर कनेक्ट कर दें तो उदाहरण के तौर पे मैं पटना के मरीज को ऑपरेट करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में बैठा अपने कंसोल पे करूँ, 5G से ये कमांड ट्रांसमिट हो जाएगा वहाँ और वहाँ मरीज का इलाज हो जाएगा। तो सेम इलाज हो जाएगा जो मैं दिल्ली कर रहा हूँ और पटना बैठे मरीज का हो जाएगा। AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग 2 प्रोसेस लेता है। जो बार बार उसमें इनपुट जाएगा उस डाटा को अपडेट करता है। एक समय ऐसा आता है कि जो आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आपने ये केसेज ऐसे करते थे, इसमें ये चेंज कर रहे हैं, डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको प्रॉम्प्ट देता है। बहुत सारी गलतियों होने पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्रॉम्प्ट करके बताता है, क्योंकि उसके पास फटीग नहीं है, थकावट नहीं है, आर्टिफिशियल है। इंसान थकता है। इंसान अगर घर में पत्नी से लड़के आएगा तो उसका मूड खराब होगा सर्जन का, लेकिन रोबो का मूड नहीं खराब होता है, रोबो इमोशनलेस है। बात तो सही है। हाँ, तो उसमें एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन उसको चलाने के लिए सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। ओह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना बढ़ेगा तो लोग डरे हुए नौकरी चली जाएगी। किन की जाएगी नौकरी? आपने आरक्षण की बात कही, आरक्षण मेडिकल में नहीं होना चाहिए। एक लाइन में बता रहा हूँ, DRDO में आरक्षण क्यों नहीं है? डिफेंस में आरक्षण क्यों नहीं है? कि आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होता है? यहाँ हर इंसान की ज़िंदगी थ्रेट पे है। आप किसी भी मार्क्स के बच्चे को कह रहे हैं मेडिकल कर लो, फिर आरक्षण दे रहे हैं, कह रहे हैं ये कर लो। आप बाबूगिरी वाले में दीजिए, IAS IPS बनाइए आरक्षित, क्लर्क बनाइए आरक्षित, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मेडिकल में दे रहे हैं, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर ये लिख दे अपने नाम के नीचे फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मतलब नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट से मैंने डिग्री ली है, मतलब डोनेशन दे के मैं नहीं गया हूँ, और उसके लिखे फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, नाम कोई डिग्री नहीं, फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड जनरल कैटेगरी। आप बताइए, जब आप इलाज कराने जाएंगे किसके पास जाएंगे? उनके पास जाएंगे या जिन्होंने छुपाया हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? नहीं, जो बताया उसके पास जाएंगे। तो ये कि मैंडेटरी क्यों नहीं कर दिया गया कि अगर आपको आरक्षण रखना है और डोनेशन से मेडिकल कॉलेज चलाना है तो आप
कहिए मैंडेटरी लिखना कि आप सरकारी कॉलेज से पढ़ के आए हैं या प्राइवेट से पढ़ के आए हैं, आप आरक्षित सीट पे गए थे कि अनारक्षित सीट पे गए। ये होना चाहिए। जैसे ही किसी को ये पता चलेगा ना, ये पब्लिक के उसमें होना चाहिए कि अगर कोई आरक्षण से आया तो उसे पता चल जाए कि ये आरक्षण से आए हैं। और जैसे उन्होंने लिख दिया कि हम आरक्षण से आए हैं, उनके पास तो नहीं जाएंगे। लेकिन जिसने लिख दिया कि हम बिना आरक्षण से आए हैं, तो उस लिखे के पास ये ज़रूर जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और ये जो आरक्षण की मारा मारी है ना मेडिकल के फील्ड में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेडिकल फील्ड में नहीं होना चाहिए। देखिए, आरक्षण मतलब क्या है? क्या सुविधा की कमी के कारण आप कर रहे हैं? नहीं भाई, एक बार आरक्षण मिला, दूसरी बार आरक्षण मिला, तीसरी बार आरक्षण मिला। आरक्षण एक लेवल तक लाने के लिए दिया गया था। गुलाम भारत में कुछ लोग नीचे थे, आरक्षण दिया गया, कहा गया 10 साल बाद रिव्यू किया जाएगा। वो 10 साल कभी नहीं आया, क्योंकि पॉलिटिशियन कोई भी कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे। मैं कह रहा हूँ जैसे चलाना है चलाओ, जितना बेड़ा गर्क करना है करो। मेडिकल साइंस को छोड़ दो। मेडिकल साइंस में क्रीम को आने दो, क्रीम आएगा तभी मेडिकल साइंस में सुधार होगा। आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया हो, कोई ऐसा बच्चा आ गया हो जो आरक्षण से आ गया हो, काबिल ना हो लेकिन बड़े घर का फोर्स था या सोर्स वाला था या किसी भी तरीके से आ गया? नहीं, एक बार नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर का फ़ोन आया, फेलोशिप मेरे अंडर होती है कि इनको आप रख लीजिए। आरक्षण नहीं था लेकिन ये था, तो उसको भी मैं आरक्षण नहीं कहता हूँ, सिफारिश को आरक्षण कहता हूँ। तो मैंने कहा एक काम कीजिए कि आप आके यहाँ ऑपरेशन कीजिए, मैं मंत्रालय चला लेता हूँ। यही बात हो गई। लेकिन अब कहिए, जिनको आरक्षण मिल रहा उसमें क्या काबिल बच्चे नहीं हैं? अनेकों बच्चे को मैं जानता हूँ। मेरा पहला जो फेलोशिप जो जिस लड़के ने किया ओबीसी कैटेगरी का है, और जनरल कैटेगरी से उसने सारी डिग्री की है, मेरे अंडर फेलोशिप की है। आज एक जगह कैंसर का प्रोफेसर है, वो काबिल लड़का है। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है, तमाशेबाजी पॉलिटिशियन का किया हुआ है। और बेवजह का नाटक, रिफ्ट बनाने के लिए समाज में, एक समाज को कैसे बांट के रखें, इसके लिए तमाशा किया हुआ है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। इसका खामियाजा पूरा का पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि आरक्षण से आने वाला हर व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो नाकाबिल हो। मैं अब अपने क्लोजिंग में वो मतलब की बात करता हूँ जो बड़ी देर से मेरे दिमाग में चल रही है। एक 38,000 ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, जो पिछली साल जिसका रिकॉर्ड 38,000 का हो, अब तो और बढ़ गया होगा, उस व्यक्ति ने ये बताया कि कैंसर जैसी बीमारी नहीं है, बल्कि आपकी आदतों ने ये कैंसर पैदा किया आपके अंदर। मज़ेदार बात क्या है कि मुझे लगता है कि पॉडकास्ट के दुनिया में ये पहला पॉडकास्ट होगा जब कोई इतना बड़ा डॉक्टर आकर के इतना साफगोई से, दिल खोल के, डंके की चोट पे ये बात बोला है। अगर आप लोगों को भी लगता है, या जो उन लोगों को ये लगता है कि उनको कैंसर हो सकता है या वो इस स्टेज पे हैं, उनको अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। और अगर आप आदतें अपनी सुधारते हैं तो अपने आप को भी बचाएंगे और इंडिया को भी कैपिटल ऑफ कैंसर होने से बचाएंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत सी बातें छूट गई हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। मैं वापस से सर से ये गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और आपके सवालों का जवाब दें। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, और आपके कमेंट जब आएंगे उसके बाद हम डॉक्टर साहब को वापस से लेके आएंगे और आपके उन सवालों का जवाब देंगे। तब तक आप करते रहिए इंतजार।